एंड अलोंग विद द स्लीप दे हैव सम अदर एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी। कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत दर्द है, शायद उसकी वजह से वो कई महीनों से नहीं सोया है, या उसको कोई भी तकलीफ नहीं है फिर भी कुछ महीनों से उसको नींद नहीं आई है। सो इन दोनों ही कंडीशन में पेशेंट का मेंटल स्टेटस जो है दैट वुड बी नॉट नॉर्मल, और इन दोनों ही स्थिति में पेशेंट को कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें उसको दवा भी नहीं लेनी पड़े, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और उसका इलाज भी हो जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली जो मेंटल इलनेस है, चाहे वो एपिलेप्सी की बात हो, चाहे वो डिप्रेशन एंजाइटी की बात हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो या किसी अदर टाइप का मूड डिसऑर्डर हो, उन सभी में जो मेडिकेशंस चलती हैं वो लॉन्ग टाइम चलती है। जैसे कि हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, अलग अलग एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, एंड उनके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब वो सब साइड इफेक्ट्स कई बार इस चीज को ओवरलाई कर जाते हैं कि जो उसके इफेक्ट्स होने वाले हैं उससे ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म लेने के बाद पेशेंट को एडेप्टेशन होने लगती है। और ऐसा अधिकतर होता है स्लीप डिसऑर्डर्स में, जब किसी को ढंग से नींद नहीं आ रही है या शायद नींद ही नहीं आ रही है। उसमें कई तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, उसको ब्रीफ में अपन लेते हुए चलेंगे। बेसिकली स्लीप इज अ टॉपिक which is mentioned in the syllabus in the neurology in some universities, and somewhere it is not mentioned, but I think it has to be mentioned. It is necessary for us. I think my slide is visible, screen is visible to everyone. Yes, is the screen visible? Yes, sir. So बाकी सब मेंटल इलनेसेस की बात नहीं करते हुए आज मैं सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करूंगा। और ऐसा नहीं है कि स्लीप डिसऑर्डर मैं कह रहा हूँ इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जरूरी है। स्लीप डिसऑर्डर इसलिए जरूरी है कि इसको दुनिया ने माना है, इसकी बहुत सारी रिसर्च हुई है और उसमें सब में देखा गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो कर सकता है वो स्लीप के अंदर और कोई नहीं कर सकता। वी डज नॉट गिव एनी medication, and please do not use notation during the PPT. No, ठीक है, fine. So it has been well acclaimed. There are various approaches by which we can say yes, physiotherapy is working. Like किसी को chronic pain है तो उसकी वजह से पेशेंट नहीं सो रहा है, and physiotherapist is working in managing the chronic pain. मरीज का दर्द ठीक हुआ, वो सोने लगा, शायद उसको कुछ भी नहीं था और नींद नहीं आ रही कई महीनों से, कुछ सालों से, even 10 years, 15 years, 20 years. And even I have experienced some cases where the patient is having the sleep disturbances और वो कई सालों से दवाई ले रहा है, शायद दवा लेने से भी उसको कोई रिलीफ नहीं है, almost negligible. But there are certain methods in physiotherapy, maybe the neuromodulation method. न्यूरोमोड्यूलेशन का मतलब है जो अपन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में जो ब्रेन को जो स्टिमुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं उनसे कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ब्रेन को कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो इस पीपीटी में हम बात करेंगे स्लीप नॉर्मली क्या होती है, क्या क्या फेजेस होती हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकली स्लीप इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। The various organs, various areas of your CNS, they are responsible for maintaining your good sleep or the sleep wake cycle. जो हम बात करते हैं ये एक सर्काडियम रिदम का पार्ट है। सर्काडियम मतलब रोजाना टाइम टू टाइम अपने आप, सुबह आपका एक फिक्स टाइम है जब आपको नींद खुलती है, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है। वो अलग बात है कि आप उसके बाद दोबारा सो जाओगे, सो मीन्स, लेकिन एक बार आपको नींद 6 बजे खुलती है तो वो खुलेगी, फिर आप आलस करके सो गए और फिर आप 8 बजे उठे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको 10 बजे रोजाना भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, तो वो एक साइकिल फिक्स है। एक फिक्स टाइम पे यू विल गो टू वॉशरूम, अब ऑन द फिक्स टाइम यू विल गो टू स्लीप। क्लास में एक फिक्स टाइम होता है कि टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और 5 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। उसके फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है वो क्लास का टाइम कुछ ऐसा रहा हो कि उस टाइम आपका अलर्टनेस कम हो जाता हो सकता है वो क्लास लंच के बाद की हो तो थोड़ा मेंटल अलर्टनेस कम हो जाता है, पर ये सब चीज फिक्स है। आपको टाइम पे भूख लगेगी, सुबह लंच कर लिया उसके बाद भी शाम को भूख लग जाती है, घर पहुंचते हैं फिर कुछ खा लेते हैं, और रोज होता है। जिस दिन आप कॉलेज नहीं जाओगे उस दिन भी शाम को आपको भूख लगेगी, आप कुछ ना कुछ खाओगे। तो एक सर्काडियम रिदम है, जो काम है आपके ब्रेन का मेंटेन करना, वो उसको मेंटेन करेगा। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन और सिस्टम का बैलेंस लेकर के चलता है, उनके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है और आपकी स्लीप को मेंटेन करता है।
as with other circadian systems. तो it is a very important thing और it has been acclaimed अगर किसी की स्लीप डिस्टर्ब है तो ये मान के चलो उसकी पूरी सर्काडियन साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, उसके बाकी सारी एक्टिविटी भी अफेक्ट होंगी, तो पेशेंट की बाकी फिजियोलॉजी पे भी इफेक्ट आएगा एंड मेंटल फंक्शनिंग विल बी सिवियरली अफेक्टेड। और अगर किसी का ट्रांसफार्मर खराब है तो घर की बिजली तो कभी भी सही से नहीं आने वाली, इवन आएगी भी नहीं। तो CNS इफ इट इज नॉट वर्किंग वेल, अगर मस्तिष्क ढंग से काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, देन यू कैन नॉट शो द प्रोडक्टिविटी। आप रात भर जग करके भी दिन भर काम कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी रात भी जग सकते हैं, पूरे दिन भी काम कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, नींद भी नहीं आती। बट काम की क्वालिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है और ये बहुत सी रिसर्च में प्रूव हो चुका है। क्योंकि अगर आप रात भर जग रहे हो मीन्स आपका ब्रेन जो है उसको भी एक रेस्ट चाहिए। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये ऐसे ऑर्गन है जो कंटिन्यू 24/7 जिंदा होने से मरने तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इसमें कभी कोई पॉज नहीं आ रहा है। आपका हाथ है, आप रात को सो जाते हो, रेस्ट मिल जाएगा तो हाथ की मसल्स को रिलैक्स मिल गया, वो रिकवर हो गई, कल आप वापस पूरी मेहनत करोगे। आज आपने दिन भर दौड़ लगाई, खूब मेहनत करी, खूब थक गए, रात को अच्छी नींद आई, शायद खराब नींद आई, लेकिन आप सो के जब उठोगे तो कल आपके पास वापस एनर्जी होगी क्योंकि मसल्स वापस उस रेस्ट के बाद रिकवर हो चुकी हैं, दोबारा तैयार है एक्टिविटी के लिए। अब ब्रेन को भी तो कुछ चाहिए, ये तो 24/7 काम कर रहा है। पैदा हुए जब से 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक हम जिएंगे जब तक कंटिन्यू काम करना है, इवन ड्यूरिंग स्लीप आल्सो। नॉट इन द स्लीप, आई विल से इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ब्रेन इज वर्किंग। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि इसको भी कुछ रेस्ट मिले। अगर रेस्ट मिलेगा तो इसकी एफिकेसी मेंटेन रहेगी। तो ये स्लीप ऐसा सिस्टम नेचर ने डेवलप किया है कि ब्रेन को एक ऑल्टरनेट रेस्ट मिलता है, एंड नॉट ओनली द ब्रेन, बाकी अदर वाइटल ऑर्गन को भी एक ऑल्टरनेट रेस्ट मिलेगा। टाइम टू टाइम उनको थोड़ा सा एक शटडाउन मिलता है कि हाँ अभी इस एरिया को शटडाउन मिल गया, थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा, बाद में दूसरा एरिया रेस्ट करेगा। ठीक है, इट इज लाइक कि आप 3 जने हैं, 3 जनों को मिलकर के गेट की चौकीदारी दी है और रात भर आप दिन भर भी आपने काम किया, आपको रात भर चौकीदारी करनी है, तो आप तीनों आपस में शफल कर लोगे, यार मैं 2 घंटे मैं सो जाता हूँ, 2 घंटे तू सो जाना और 2 घंटे तू सो जाना। तीनों ने मिलकर पूरी रात अलर्टनेस के साथ काम कर लिया, तीनों को अल्टरनेट रेस्ट भी मिल गया, जैसा यूजुअली कई बार होता है। तो ऐसे ही ब्रेन में भी होता है, वो अलग अलग अपने अपने डिफरेंट एरिया से स्विच करता रहता है और वो अलग अलग एरिया आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके आपके स्लीप के साइकिल को मेंटेन करते हैं। साइकिल मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो चेंज होता है, मतलब इट इज नेवर सेम कि आप सोते ही मुझे गहरी नींद आ जाए और उसके बाद तुरंत मुझे सपने आए और बिल्कुल रात भर ऐसे ही चलता रहा और सुबह में वैसा का वैसा उठूं, ऐसा कभी नहीं होता। क्लास भी शुरू होती है ना तो पहले तो नींद आती है, थोड़ा सा ड्राउजी होते हैं, सुस्त आने लगेंगे, आंख खुली है लेकिन दिमाग बंद हो गया है ना, सुनाई तो सब दे रहा है लेकिन पता नहीं है क्या सुना है ना, सर ने पूछ लिया बीच में तो पता नहीं हाँ सर क्या था, तो आंख खोल के सो रहे हैं, दैट इज अ ड्राउजीनेस। तो वो स्लीप की इनिशिएशन है, नींद शुरू हुई है। फिर अब क्लास थोड़ी शुरू हुई थी, सब्जेक्ट या तो बहुत इंटरेस्टिंग था तो ज्यादा मजा आ गया तो नींद आ गई, या कुछ ज्यादा हमें टफ लगता था, पहले से हमने अज्यूम कर लिया अरे यार न्यूरो बहुत टफ होती है, नहीं नहीं ये तो हमें समझ में आएगी नहीं, तो वहाँ ब्रेन पहले से सहयोग करना बंद कर देगा। तो अपन पहले से फिक्स कर लिया कि हाँ अब तो ये क्लास मतलब सोने की क्लास है, या सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो भी नींद आ जाती है। तो उसमें पहले अपने को थोड़ा ड्राउजी हुए, आंखें खुली है, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद क्या होगा, अपन बीच बीच में कोशिश करेंगे यार ऐसे आंख खुली है, सर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सो रहा हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब तो कुछ भी कर लो, मतलब अंदर से आत्मा की आवाज आती है, ये भगवान अब कैसे भी मेरी नींद खुल जाए। पड़ोसी को बोलते हैं कि यार तू प्लीज थोड़े चुमटे बढ़ते रहना, ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना। सो इट इज एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली। तो ये स्टेजेस है, ऐसे स्टेज वाइज चेंज हुआ। पहले मुझे थोड़ी सी नींद आई थी, मैं जाग रहा था, रात को भी ऐसे होता है, मोबाइल लेते लेते पलंग पे लेटा हुआ हूँ, थोड़ी देर लगे हाँ नींद आ रही है पर ठीक है मैं अभी भी व्हाट्सअप कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद नींद और गहरी आ रही है, अभी भी चलो कुछ अर्जेंट व्हाट्सएप पे चलो चैटिंग चल रही है, कुछ देर और बाद में इतनी नींद आएगी मोबाइल हाथ से गिर गया, या उधर से वॉइस कॉलिंग चल रही थी, सामने वाला बोलते जा रहा है अपन खराटे ले रहे हैं, होता है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्लीप, ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये तो थी शुरुआत। ऐसा ही साइक्लिक इवेंट जब पूरी रात चेंज होता है, 6 से 8 घंटे मिनिमम अपन एडल्ट के लिए जो मान के चलते हैं, तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बिल्कुल गहरी स्लीप में होते हैं। गहरी स्लीप मतलब इतनी जोर से नींद आई क्लास में कि लेक्चर चल गया आज गलती से 2 घंटा, शुरू के 15 मिनट सिर्फ थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ ठीक है जग लेंगे काम चलाएंगे,
आधे घंटे बाद अब तो बहुत हो रहा है, मतलब ऐसे गिरने लग गया पर सर को पता नहीं चल रहा, कंट्रोल हो रहा है। पौन घंटे बाद में अब सर को पता चलने लग गया। उसके 1 घंटे बाद हो सकता है मैं हेड डाउन कर लूँ कि सर मेरा हेडेक हो रहा है और आराम से नींद निकाल लूँ। हो सकता है 1 घंटे बाद में खर्राटे की आवाज भी आने लगे। और ऐसा भी कई बार होता है कि सर पास में खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं या ऐसे टैप भी कर रहे हैं और हम सो रहे हैं, शायद 5 बार टैप करने के बाद जागते हैं, डीप स्लीप में चले गए। तो ऐसा ही हमारे साथ रोज रात को होता है। शुरुआत होती है, धीरे 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 प्रोग्रेशन होता है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन क्यों हो रहा है? धीरे धीरे सिस्टम जो है वो शटडाउन ले रहा है ताकि उसको थोड़ा ग्रेजुअल रेस्ट मिले। और फिर एक टाइम आता है जब हमें सपने आते हैं। तो ऐसा इत्तेफाक से कई बार क्लास में भी हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते गाय जो है वो घास चारने चली गई और घास चरते करते कुछ अजीब से बढ़िया खूबसूरत से सपने भी आ रहे हैं, हो जाता है। तो वो स्लीप की वो फेज है जब ड्रीम आ रहे हैं। तो उस फेज का नाम जब हमें सपने आ रहे हैं, है ना, सपने अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, भूत का भी हो सकता है और परी का भी हो सकता है। तो वो जो सपने वाली फेज है वो होती है REM स्लीप। अभी अपन आगे बात करेंगे। रिपीटेटिव आई मूवमेंट, मतलब उस टाइम पे ऐसा होता है कई बार अगर भूत का सपना है तो हम डर के जग जाएंगे, एकदम से चौंक के उठेंगे, शायद बहुत पसीने में। अगर वो डरावना सपना नहीं था, अच्छा सपना था, तो शायद हम नींद में मुस्कुरा रहे हैं या कभी कभी जोर से मुस्कुराते हैं, हंसने लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलेगा, पास में जो सो रहा है उसको पता चल जाता है अरे क्या कर रहा है। कई बार बोलते भी हैं। तो वो फेजेस हैं, तो वो इसमें आएंगी। तो उनको आप अगर उस नजरिए से समझ के चलेंगे तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इतना याद रखना इजी हो जाएगा कि हाँ 2 फेजेस होती हैं और उसमें वो चेंज क्यों हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है ताकि ब्रेन को थोड़ा शटडाउन मिले और वो एरिया को रिलैक्सेशन मिले। सो स्लीप इज व्हाट? इट इज अ पीरियोडिक स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर द माइंड एंड योर बॉडी। बॉडी को तो मिल ही रहा है, आप लेटे हुए हैं, ठीक है, तो बॉडी इज इन द रेस्ट। हाँ वो अलग बात है कि जब आप सपने देख रहे हो, घोड़े पे दौड़ रहे हो, तो थोड़ा उस टाइम पे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ठीक है ना। छत पे से गिरने का सपना आ रहा है, अचानक से घबराने लगेंगे, तो आप उठते हो जब आपको फील होता है मेरे पाल्पिटेशन हो रही है, दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, तो पाल्पिटेशन हो रही है। तो ऐसा वो अलग फेज में होता है। तो अंटिल अनलेस अगर ऐसा कोई सपना नहीं आ रहा है या आप उस फेज में जब तक नहीं आए हो तब तक आपकी बॉडी फुल रेस्ट में है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट रेस्ट मिलेगा आपके माइंड को भी और बॉडी को भी। सो दिस इज द पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक रेस्ट ऑफ द बॉडी। डेप्थ वेरी करती है, जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत में कम, फिर धीरे बढ़ेगा और बढ़ेगा और फिर डीप स्लीप में चले जाएंगे। मतलब वो फेज कि छोटे बच्चे कई बार आपने देखे होंगे जब वो सो रहे होते हैं आराम से मस्त होके, आप उनका हाथ उठाओ ऐसे और छोड़ दो, ऐसे गिर जाएगा हाथ, मैं ऐसे उठाया मैंने छोड़ दिया, यू गिर गया तुरंत। देयर वाज नो टोन, कंप्लीट एटोनिया, दैट इज नॉर्मल, है ना। इट इज लाइक जैसे हम फ्लैसिड पाल्सी बोलते हैं कि साहब फ्लैसिड पाल्सी। तो स्लीप में इंड्यूस्ड पैरालिसिस होता है, हर रोज होता है, हर किसी के साथ होता है, अगर वो नॉर्मल है तो। अगर नहीं हो रहा है मीन्स यू आर नॉट नॉर्मल और मसल आपकी पूरी तरह से रेस्ट में नहीं गई है। और ऐसा नहीं हुआ तो आप जब सुबह उठोगे तो थके हुए उठोगे, ऐसा लगेगा कि आज तो मतलब कुछ मजा नहीं आया, सो तो मैं 10 घंटे लिया पर सुबह फिर भी थकान है, बिकॉज यू डजंट हैव अ प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्लीप, डेप्थ ऑफ स्लीप नहीं आता। अब क्या क्या चेंजेस फिजियोलॉजिकली बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग स्लीप? whenever we went to the sleep, plasma volume comes down, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, 10% कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होता है तो एज वी हैव स्टडीड द कार्डियक साइकिल एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वॉल्यूम कम होने से सीधे सीधे आपके जो हार्ट है उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। लोड कम हो जाएगा तो हार्ट की रेट भी कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। अब वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी कैन रिकॉल कि वीनस रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मसल जितना एक्टिविटी करती है उतना ज्यादा वहां पे, अगर ऐसे मसल एक्टिविटी कर रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपार्टमेंट जैसे प्रेशर जनरेट हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से वेन्स को कंप्रेशन रिलैक्सेशन मिलेगा और वीनस रिटर्न बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा वीनस रिटर्न बढ़ेगा हार्ट पे उतना ज्यादा ब्लड आएगा और उतना ही ज्यादा आउटपुट होगा। तो रात को क्योंकि मसल एक्टिविटी नहीं है तो वीनस रिटर्न कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हार्ट का वॉल्यूम कम हो गया, आउटपुट भी कम होगा, हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग डेफिनेटली बिकॉज ऑफ रिटर्न एंड आउटपुट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल कम डाउन approximately 9 to 110 and it is lowest during the 4th hour of sleep. Why during the 4th hour of sleep? क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 घंटे बाद आप डीप स्लीप में प्रॉपरली पहुंचते हो। ये जो स्टेजेस हैं, ये सारी स्टेजेस हर 90 से 100 मिनट में चेंज होती रहती हैं, बार बार आती हैं।
फिर पहले तो लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप, ऐसा हर 100 मिनट में बदलेगा। पर 4 घंटे बाद तब लगभग उस फेज में पहुंच जाते हो जब आप ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन द डीप स्लीप। ब्रेन की एक्टिविटी काफी कम हो गई है, काफी रिलैक्स हो गया, डीप स्लीप में हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि बॉडी का और फंक्शनिंग पे वर्क किया जा सके। ब्रेन जब बाकी सब चीजों पे से अपना डाइवर्जन हटाएगा, हार्ट रेट पे काम करने से अपना जो है अटेंशन हटा लेगा, रेस्पिरेटरी रेट से हटा लेगा, तो उसको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। वो क्या कर सकता है? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है। वो क्या करेगा? आपकी बॉडी की जो अदर प्रोटीनियस एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, उसके लिए ज्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जितना भी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी है दैट हैज बीन एनहांस्ड इन द स्लीप। तो जो नहीं सो रहा है उसकी बॉडी में एजिंग जल्दी होगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा। बुढ़ापे का मतलब नहीं कि बाल सफेद होने, बुढ़ापे का मतलब है एजिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। जॉइंट पेन हो सकता है, एल्जीमर रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक जल्दी हो सकता है, और ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। तो आपकी बॉडी की उम्र को कम करेगी स्लीप, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है और प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डाउन आने लग जाती है। तो ब्लड प्रेशर विल कम डाउन। रेस्पिरेटरी काइनेस्टोक रेस्पिरेशन मतलब कभी अचानक से रेस्पिरेशन ज्यादा होना, कभी कम होना, है ना, जो अपन अबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखते हैं कई बार आईसीयू में पेशेंट के साथ होता है। ऐसा अपने साथ रात को क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अलग अलग फेजेस में अपन जा रहे हैं। जब आप लाइट स्लीप में हो तो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, डीप स्लीप में जाते हो थोड़ा कम हो जाता है, कई बार सडन स्टॉपेज भी होता है रेस्पिरेशन का, पर वो कुछ मिली सेकेंड के लिए होता है, वापस रिज्यूम हो जाता है। वो स्टॉपेज इसलिए क्योंकि ब्रेन शिफ्ट कर रहा है, ब्रेन के एरिया अपना काम शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्टॉपेज होता है पर मिली सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं होता। इसलिए काइनेस्टोक रेस्पिरेशन। और अगर आप सपने देख रहे हो तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, कुत्ता पीछे पड़ गया, शेर दिख गया, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी। जीआईटी सलाइवेशन विल डिक्रीज। दिन भर अपन जब बात करते हैं, खाना खाते हैं, सलाइवरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव किया जा सके, ताकि आप जो खा रहे हो उसको निगल सके, स्वालोइंग इंप्रूव हो सके। तो वैसे ही जब अपन बात करते हैं कि तो वैसे जब अपन बात करते हैं कि स्लीप के दौरान सलाइवेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या नुकसान होगा? ज्यादा लार बनेगी, और अपन क्योंकि सोए हुए सीधे सुपाइन पोजिशन में, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल गो बैक टू द फेरिंग्स। वहां पे ज्यादा पानी इकट्ठा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी मस्कुलर एक्टिविटी कम है, तो क्या करेगा? इट कैन क्रिएट चोकिंग, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वो उसको मैनेज करने के लिए कम हो जाता है। अगर किसी को अबनॉर्मली ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है ड्यूरिंग स्लीप मीन्स, तो उस पेशेंट में क्या होगा? ऐसा कई बार देखा होगा, जो सुबह सो के उठता है ना, पूरा चेहरा ऐसा गंदा दिखेगा, लार निकली हुई होती है। सो दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, उसके पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजिकल वजह है, मे बी द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम सुबह सो के उठे और यहाँ साइड में लार के निशान बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्शन कम हो गया है, ताकि आपका जो बाकी जीआईटी सिस्टम है, बाकी जो पार्ट है जीआईटी का, स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक, वो अपना इफेक्टिवनेस के साथ काम करें और जो डाइजेशन है उसको बहुत एफिकेसी के साथ इंप्रूव कर सकते। ठीक है, एंड गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फेरिंग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इसोफेगस, वी आर टॉकिंग अबाउट द just wait. I'm sorry for disconnection. I'm resharing the screen. Am I audible? I hope. I'm audible. If I'm audible, you can show the thumb. Can you hear me? आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू। सो जीआईटी में हमने देखा क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन इज डिक्रीज।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। अगर ये बढ़ी भी रही तो क्या दिक्कत होगी? दीपिका has raised her hand. Yes, yes. I think you can unmute yourself. If someone has anything to say, they can unmute yourself. Am I audible? Admit. Okay, I have given you authority to unmute. If anybody has any problem, they can say. Yes. सर आवाज आ रही है? Ari, thank you sir, thank you very much. So apart from, okay, shall I continue? Apart from the GIT, excretory is down. Why? अगर ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाओगे तो आप सो नहीं पाओगे, तो कंपनसेट करने के लिए यूरिन का प्रोडक्शन रात में कम हो जाता है। दिन भर में शायद हम 10 बार पेशाब करने जाते हैं, रात में 2 से 3 बार नॉर्मल कंडीशन में। अगर ज्यादा जा रहे हो इसका मतलब आप सुबह थके हुए उठोगे, अच्छे नहीं उठ सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल थिंग विच एक्चुअली टू मैनेज द नॉर्मल फिनोमेना। स्वेटिंग इज इंक्रीजिंग, वाई? क्योंकि वो जो फेजेस चेंज हो रही हैं, जब आप सपने देखोगे तो उस टाइम पे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सपने के ऊपर डिपेंड करता है। सपना खूबसूरत होगा तब भी बढ़ सकती है, सपना डरावना हो तो भी बढ़ेगी। तो स्वेटिंग इज इंक्रीजिंग। लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि लैक्रिमेशन आईज के अंदर जो सिक्रेशन होता है उसका काम क्या है? आई बॉल को नरिश करना, वहां पे मॉइस्चराइजेशन मेंटेन करना। तो रात में आई बॉल की यूजुअली एक्टिविटी जो है होती तो है आरईएम फेज में, बट आई लिड की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आई लिड क्लोज्ड है। आई लिड क्लोज होने की वजह से वहां पे एयर का ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, और वो जो लैक्रिमेशन हो रहा है वो फैल नहीं पाएगा, क्योंकि जो अपन जो लैक्रिमल जो सिक्रेट होता है उसका जो स्प्रेड होता है पूरी आई बॉल में, उसको फैलने का काम वो आई लिड के क्लोजर से होता है, आंखें झपकने से। तो रात में अपन पलक यूजुअली झपकते नहीं है, इसलिए लैक्रिमल सिक्रेशन कम हो जाता है, ज्यादा नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मिनिमल रिक्वायरमेंट जो होती है वो सिक्रेट होता है। मसल टोन इज गोइंग डाउन, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टेज 4 आएगी, डीपेस्ट स्लीप आएगी, यू विल गो इनटू द स्लीप पैरालिसिस। हर रोज हर किसी के साथ नॉर्मली होता है, एंड इट इज नेसेसरी, ठीक है। एक्सेप्ट द ओक्यूलर मसल्स, केवल ओक्यूलर मसल्स पैरालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ओक्यूलर मसल का थोड़ा बहुत मूवमेंट, आई बॉल थोड़ा बहुत मूव करती है, बाकी बॉडी की कोई मसल मूव नहीं करेगी, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम में पोज आता है पर इंटरमिटेंट पोज आता है, कंटिन्यू पोज नहीं आता। कंटिन्यू आता है तो फिर एक बार सोते हैं और उसके बाद कभी उठते भी नहीं, ठीक है। तो डायफ्राम में इंटरमिटेंट पोज आएगा, बाकी सब जगह क्या होता है, सारी मसल्स लगभग पैरालाइज हो जाएंगे ऑक्यूलर एंड डायफ्राम को छोड़। रिफ्लेक्सेस, बेबिंस्की में बिकम पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव ड्यूरिंग स्लीप बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सीएनएस। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि बेबिंस्की पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द डीप पार्ट ऑफ द स्लीप। एंड अदर रिफ्लेक्सेस विल बी abolished। अगर आप कोई रिफ्लेक्स देखोगे तो कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। ब्रेन इज नॉट इनएक्टिव, पहली बार से बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन इज नॉट इनएक्टिव, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा शटडाउन आ रहा है, इंटरमिटेंट शटडाउन आ रहा है। इंटरमिटेंट शटडाउन क्यों आ रहा है? ताकि इंटरमिटेंट रेस्ट मिल सके, ठीक है ना। और एक्टिविटी बढ़ेगी कब? जब जब सपने आएंगे। रात में 2-3 सपने भी आ सकते हैं, एक ही सपना है ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा सपने आएंगे, सुबह ज्यादा थके हुए उठेंगे, कम सपने आएंगे, कम थके हुए उठेंगे। लॉजिक है, इट विल कम फर्दर। नाउ व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्लीप? Normally an individual, if he or she is an adult, it needs 33% of the time of a day। 24 घंटे में से 33% समय ऐसा चाहिए आपको जो आपके लिए जरूरी है सोने के लिए। इसीलिए रिकमेंडेशन कहती हैं कि जो एडोलसेंट एज होती है, जो कॉलेज एज, इसमें 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। जो 8 से 10 घंटे प्रॉपर सो रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की नहीं कर रहा हूँ, कंसीडर। आप 15 घंटे सो करके भी अगर सुबह थके हुए उठ रहे हो तो वो स्लीप किसी काम की नहीं है। स्लीप 8 घंटे की हो या 7 घंटे की, लेकिन सुबह आप फ्रेश उठ रहे हो, दैट इज एफिशिएंट स्लीप। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एफिशिएंट है। नॉर्मली ये माना जाता है 33% अमाउंट दिन का जो है, 24 घंटे में से 33% मतलब 8 घंटे या 10 घंटे आपको सोना चाहिए एडल्ट लाइफ में। और इन्फेंट जो होते हैं उनको 66%, मतलब अराउंड 18 to 20 आवर्स दे नीड स्लीप। जैसे जैसे एज बढ़ती है स्लीप की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है।
ओल्डर एज में करीब 5 से 7 घंटे एफिशिएंट होते हैं 50 साल के बाद में। ठीक है, तो नॉर्मली देखा होगा घर में दादा दादी जो होते हैं वो 4 घंटे 6 घंटे के आसपास ही सो पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोते हैं। अगर वो उतना भी प्रॉपर सो रहे हैं और सुबह फ्रेश उठ रहे हैं तो उनकी एज के हिसाब से वो नॉर्मल कंसिडर्ड है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फिर भी अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि 8 घंटे सबके लिए स्टैंडर्ड हो गया। कोई अगर 7 घंटे सो के भी अगर फ्रेश उठ रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, बट वो एक एवरेज टाइम है। 33 to 50% पॉपुलेशन इज सफरिंग विद स्लीप डिसऑर्डर। तो अब आप सोचो, घुटने का दर्द तो शायद 30% लोगों को होता होगा, नींद की समस्या तो 50% लोगों को है। तो आई थिंक इनकम का सोर्स इधर ज्यादा है। अगर अपन इस पर थोड़ा भी काम करेंगे तो हो सकता है आगे जो एस्पायरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया एरिया है। और स्लीप तो एक छोटी सी चीज है, मेंटल इलनेस में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनमें आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इंडिया में इस पे काम कुछ कम हो रहा है पर कुछ कम हो रहा है, शायद काफी कम हो रहा है। बट आउट ऑफ इंडिया 50 साल से काफी सारी स्टडीज हुई है, काफी सारे वर्क हो रहे हैं। इवन अपनी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मेंटल इलनेस पे ही काम करती है। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है, शायद आने वाले टाइम पे हमारी एक स्पेशलिटी भी होगी एमपीटी की, एमपीटी इन साइकेट्री, इट कैन बी, क्योंकि इतना सारा स्कोप उसमें अवेलेबल है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड। नाउ अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या है, ये ग्राफ क्या दिखा रखा है। ये ग्राफ वो सारी स्टेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा था। जब भी आदमी जगा हुआ होता है, कैन यू सी द कर्सर, जब भी आदमी जगा हुआ होता है वो अवेक है। उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टेज 1 स्लीप, स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस, थोड़ा सा अपने को झपकी आती है, ऐसा लगता है सुस्ता रहे हैं। फिर स्टेज 2, इट इज लिटिल बिट मोर डीपर देन स्टेज 1। स्टेज 3, थोड़ा और अब नींद आ रही है, मतलब आंखें बंद हो गई, वी कैन नॉट ओपन द आईज। स्टेज 4 इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप, जो हम कह रहे हैं कि स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। स्लीप पैरालिसिस मतलब अब मसल्स एटोनिक हो गई है कुछ टाइम के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इस ग्राफ में दिखाया हुआ है, एक कुछ टाइम, बहुत मिनिमल टाइम के लिए मेंटेन होती है। तो हर 90 से 100 मिनट में ये पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। देखो आप 1 घंटे का टाइम है ये, ठीक है, इट इज अराउंड 90 मिनट टू मोर देन 1 मिनट, 1 आवर एंड 100 मिनट एंड समथिंग। सो ये इतना सा टाइम है जिसके अंदर सारी स्टेजेस आ गई। कोई 15 मिनट रहेगी, कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट, अलग अलग वेरिएबल टाइम होता है, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। बट ये जरूर है कि डीप स्लीप कंपेरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। देखो आप स्टेज 4 सबसे ज्यादा टाइम रुकी है, तो ये ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम होगा तो बॉडी की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए गहरी नींद आना अपने लिए जरूरी है। जो अपन जो बोलते हैं ना, सब बोलते हैं क्या गहरी नींद होना चाहिए, तो दैट इज द साइंटिफिक लॉजिक, क्यों होना चाहिए। और ऐसा ये साइकिल चेंज हो रहा है, यू कैन सी इन द ग्राफ, हर घंटे में हर 100 मिनट में चेंज होता जा रहा है। फिर वापस आप क्या करोगे, रिवर्स हो जाएगा, स्टेज 3 में, 2 में, फिर 1 में जाओगे। यू विल नॉट बिकम अवेक, जगने वाले नहीं हो, लेकिन स्टेज 1 में आ जाओगे, मतलब समवेयर अबाउट ड्राउजी। वापस फिर नींद की गहराई बढ़ेगी धीरे धीरे, फिर वापस आप जाओगे। और धीरे धीरे टाइम वेरी देख रहे हो आप, 4 घंटे बाद में आप देखेंगे लगभग, तो 4 घंटे बाद में जो है ड्रीमिंग है ना यूजुअली आने लग जाएगी, काफी ज्यादा ड्रीमिंग हो रही है, ड्रीमिंग का ड्यूरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे ड्रीमिंग का ड्यूरेशन कम था 1 से 1.5 घंटे में, 3 से 4 घंटे वाले समय में देखो सबसे ज्यादा वाइडर है। और सुबह के टाइम देखो आप 6 से 7 घंटे बाद, मतलब सपोज मैं मान के चलूँ आप 10 बजे सोए हो, तो 6 घंटे बाद क्या बजेगी, 5 बज जाएगी लगभग, 4-5, ठीक है। तो सुबह ही सपने ज्यादा क्यों आते हैं, हियर इज द लॉजिक, क्योंकि सुबह वो आरईएम फेज का ड्यूरेशन सबसे लंबा होता है। तो रात के सपने हम भूल जाते हैं, सुबह के याद रह जाते हैं कई बार। ऐसा और हो भी सकता है कि हम सुबह का भी भूल जाएं, पर मोस्ट कॉमनली सुबह का सपना याद रह जाता है, जो हम कहते हैं सुबह का तो सच होता है। सच का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुबह का याद जरूर रह जाता है। और लॉजिक यही है कि वो ड्यूरेशन सबसे लंबी होती है स्लीप में। 6 घंटे बाद आप सबसे ज्यादा देर के लिए आरईएम स्लीप में होते हो, ड्राउजी होते हो। मम्मी आवाज लगाती है और पता चल जाता है कि हाँ 6 बज गए, अब उठना है, सुन लेते हैं ना। लेकिन रात को 2 बजे कोई आवाज लगा तो सुनेंगे, नहीं सुन सकते, क्योंकि हम इतनी गहरी नींद में है। शादी में जाते हैं, वहां पे डीजे बज रहा है, उसमें सो जाते हैं आराम से। शुरू में आधा घंटा दिक्कत आती है, 1-1.5 घंटे बाद तो कान के यहाँ डीजे बजा लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब सोएंगे। वो अलग बात है कि जब हम वापस से ड्राउजी वाली स्टेज में आते हैं तो फिर लगता है अरे क्या डिस्टर्बेंस है, कान में उंगली रखेंगे, थोड़ी देर बाद वापस डीप स्लीप में जाएंगे, फिर सोएंगे। लेकिन सुबह के टाइम नहीं सो सकते। सुबह के टाइम तो जब बारात रवानगी का टाइम होता है, थोड़ी बहुत चेल पेल से भी नींद खुलती है। क्यों, क्योंकि अब हम ड्राउजीनेस में है, डीप स्लीप में नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये होता है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ स्लीप बेसिकली, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है।
तो मेरे ख्याल से मैं इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा रीड करूंगा, किसी को जरूरत होगी तो बीच में पूछ लेना इफ एनी डाउट। REM इज अ पैराडॉक्सिकल स्लीप। पैराडॉक्सिकल मतलब नाम से विपरीत हो गया ये काम। स्लीप का मतलब होता है सोना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। रिपीटेटिव आई मूवमेंट REM मतलब रिलैक्स नहीं है। आई बॉल खूब मूव करिए, जोर जोर से आई बॉल मूवमेंट होगा। और ये आप सबसे ज्यादा बच्चों में देख सकते हो नॉर्मली। एक छोटा बच्चा जब सोता है तो जब आप देखोगे रात के टाइम पे तो उसकी आई बॉल कई बार, क्योंकि आईलिड पूरी तरह से बंद नहीं होती, थोड़ी सी सेमी ओपन रहती है, तो ओपन आईलिड में आपको आई बॉल का मूवमेंट दिख जाएगा। रात को 12-2 बजे बच्चे को देखोगे ना आप जब 2 घंटे बाद, तो आपको नजर आएगा कि हाँ यार इसकी आई बॉल मूव कर रही है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि वो अभी REM फेज में है। जैसे वो REM से दूसरी फेज में चला जाएगा तो आई बॉल का मूवमेंट कम हो जाएगा, बिल्कुल बंद नहीं होता है, काफी कम हो जाता है। सपोज मान के चले अगर 1 सेकंड में 5 बार मूव कर रही थी REM में, तो NREM के टाइम पे 1 सेकंड में एक ही बार करेगी या 2 सेकंड में एक बार करेगी, इतना चेंज आ जाता है। सो 20 to 30% टाइम जो होता है पूरे साइकिल का, 100 मिनट में से 30% वो आपका REM स्लीप जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है। 70% NREM में होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इसका उल्टा हो गया मतलब आपकी स्लीप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अ स्लीप डिसऑर्डर। और अच्छी बात यह कि कई बार हम इसको अंडर डायग्नोज छोड़ देते हैं, अनडायग्नोज। कोई नहीं जाता डॉक्टर के पास, ठीक है नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही यार, कई साल हो गए मैं तो नहीं सो पाता, 3-4 घंटे आती है, उठता हूँ तो सुबह थकान रहती है, पर ठीक है 1 घंटे बाद ठीक हो जाता है। ऐसा होता है सोसाइटी में कई बार। तो वो दैट इज अ पैथोलॉजी। अगर उसको लंबे समय तक नेग्लेक्ट करेंगे तो बाद में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर देगा। मेंटल डिसऑर्डर तो देगा ही देगा, फिजिकल अबनॉर्मलिटी भी दे सकता है। आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, मसल्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, फटीग जल्दी होगी। अगर आप एथलीट हो तो आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, गोल्ड मेडल तो भूल जाओ। और ये होता है स्पोर्ट्स पर्सन में भी कई बार होता है। सो फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन, याद नहीं रहता तो हो सकता है कम रात को आपको ढंग से नींद नहीं आती हो। तो फैक्टर बहुत हो सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स हैं, पर वजह का ध्यान रखना है। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो क्वालिटी ऑफ स्लीप हैज टू बी एम्फसाइज्ड। तो अगर आप अच्छा सोओगे, मेमोरी अच्छी रहेगी, ड्रीम्स विल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द REM स्लीप। ठीक है, तो REM स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सपने आते हैं, NREM में सपने नहीं आते। लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी डीसिंक्रोनाइज वेव्स आर प्रेजेंट एज सिमिलर टू योर वेकफुलनेस। मतलब जैसे अपन जाग रहे थे ना, लगभग उस तरीके से अलर्टनेस रहेगी हमारी, पूरे सोए हुए नहीं है, कुछ अलर्ट है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ REM स्लीप। लेकिन वो 30% ही होना चाहिए 70% में। NREM स्लीप 70 to 80% ऑफ टोटल ड्यूरेशन, 100 मिनट में से 80%। सो आई वुड से 100 मिनट है तो अराउंड 80 मिनट आपको NREM में रहना है। केवल 20 मिनट आप REM में रहोगे तो बेटर है, 30 मिनट भी रहोगे तो चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। NREM को अगेन हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और नाम जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, 1 का मतलब है इनिशिएशन, 2 मतलब और गहरी, 3 और गहरी, 4 मतलब डीपेस्ट स्लीप। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका नाम बदलता चला जाएगा। स्टेज 4 मतलब डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप, जिसमें बॉडी पैरालिसिस है, एटोनिया हो जाएगा, नेचुरल फिजियोलॉजिकल एटोनिया। नाउ इट कैन बी कैटेगराइज, ये हमको कैसे पता चलेगा? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं। वो एपिलेप्सी के लिए डायग्नोसिस में तो काम आता ही है, स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में भी काम आता है। इसमें 4 तरीके की वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा वेव्स। इसमें अगर मैं कहूँ जो जो सबसे फास्ट वेव है, अगर अपन डायग्राम इफ यू कैन सी द कर्सर, जो राइट कॉर्नर पे बीटा वेव है, तो ऐसे बहुत फास्ट चल रही है, सब नजर ही नहीं आ रहा है, एकदम इंटरलेसिंग वेव्स है, यूं एकदम इंटरलेसिंग, मतलब बहुत फास्ट फ्रिक्वेंसी है। तो ये कब होती है? जब आप जाग रहे हो, अभी आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है बहुत हाईएस्ट है, एकदम अलर्ट है, मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, योर ब्रेन इज वेरी एक्टिव, बीटा एक्टिविटी हो रही, फास्ट वेव्स। जब अल्फा वेव आएगी कंपैरेटिवली स्लो हो गया, यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी हैज बीन डिक्रीज, मतलब आप एटलीस्ट ये देख पा रहे हो कि हाँ कुछ अलग अलग वेव्स आ रही हैं। एंड आई थिंक वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, वी नोज बेटर अबाउट वेव्स, क्योंकि हमारा तो सारा खेल वेव से ही है, इलेक्ट्रोथेरेपी। तो अल्फा वेव्स हम देख पा रहे हैं कि उसमें वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मिक्स नहीं हो रही वेव्स, पता चल रही है 2 अलग अलग वेव्स हैं। डेल्टा वेव, अब आप देखो वेव का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है और स्लो हो गई, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि ब्रेन की एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। और थीटा वेव मतलब ये वो वेव है जब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। सो these are the waves, they usually
कम्स। जैसे स्टेज 1 है तो स्टेज 1 में अल्फा वेव होती है ब्रेन में, अल्फा वेव एक्टिविटी हो रही है। स्टेज 2 में अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अल्फा ही है, अल्फा की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फ्रीक्वेंसी की बात करें फॉर एग्जांपल तो बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है करीब 7 से 15 हर्ट्ज। अगर ईईजी की बात करें तो इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, उसको हम बोलेंगे बीटा वेव। 3.5 या 3 से 7 जो होगा उसको बोल देंगे हम अल्फा वेव, सॉरी करेक्शन देयर। 15 या उससे ज्यादा अगर होता है दैट इज द बीटा वेव्स, 7 से 15 होगा तो वो अल्फा वेव होगा, और 3 से 7 के बीच में होगा दैट वुड बी द डेल्टा वेव, और 3 से नीचे 3 से कम फ्रीक्वेंसी की वेव हुई तो वो आपकी थीटा वेव्स होती हैं, सबसे स्लोएस्ट वेव। तो जितनी स्लो वेव है ब्रेन उतना रेस्ट कर रहा है ना। वेव की मतलब है ब्रेन की एक्टिविटी, जितना ब्रेन एक्टिव है उतना रेस्ट कम है, जितना ब्रेन इनएक्टिव है उतना रेस्ट ज्यादा है। सो थीटा वेव्स। और ये जो नीचे दिखा रखा है एरो से मींस दिस इज द फ्लो हाउ वी एंटर इनटू द स्लीप। और ऐसा ही होता है हमेशा, आप जाग रहे हो, जगने से आप पहले एनआरईएम स्लीप में जाओगे, स्टेज 1 2 3 4। जब डीपर पार्ट ऑफ स्लीप में चले जाओगे उसके बाद में फिर आरईएम स्लीप आती है जहाँ पे आईबॉल मूवमेंट होता है, फिर वापस ग्रेजुअली रिवर्स होगा एज इट इज। तो ये साइकिल, ये सीक्वेंस नॉर्मल कंडीशन में तो सेम ही रहेगा, ठीक है। पैथोलॉजी होती है तो फिर चेंज आता है, वो कैसे आएगा अपन बाद में बात करेंगे। एनआरईएम स्लीप में जैसे मैं आपको बता दूंगा स्टेज 1 2 3 4 होती है। 1 का मतलब अल्फा वेव डाउन हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जब आप सो रहे हो तो अल्फा वेव ही आती है स्टार्टिंग में। बीटा वेव केवल जागते टाइम, अगर जागते टाइम बीटा वेव, सॉरी सोते टाइम बीटा वेव आ रही है मतलब ब्रेन इज एक्टिव, आप सो ही नहीं रहे हो, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। देयर इज सम अबनॉर्मलिटी विद इन द ब्रेन, तो अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। डेल्टा वेव इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार ऐसा लगेगा डेल्टा वेव सारी मतलब फ्रीक्वेंसी और कम होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हुए वो फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। और देख सकते हैं आप स्टेज 2 में बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, क्यों? बॉडी की एक्टिविटी कम हो गई। हीट कैसे जनरेट होती है, आप बात करोगे तो आपकी बॉडी की मसल्स एक्टिव होंगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात नहीं करोगे बॉडी की एक्टिविटी कम होती जाएगी। सो रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो वो डाउन होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट स्टेज 2 में नॉर्मल है, अभी कोई काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन नहीं आ रहा, वो आगे आएगा। 3 में आप देखो वापस फेज डाउन जा रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। 4 में आप देखिए प्रोमिनेंट विद लो एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, मतलब लो एम्पलीट्यूड, उसकी जो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की अपन बात करें वेव की, वो बहुत कम हो गई। पहले इतना बड़ा एम्पलीट्यूड था, अब इतना सा एम्पलीट्यूड रह गया है, देखो आप डायग्राम में। थीटा वेव, अगर अपन हाइट की बात करें, इस वेव की हाइट कितनी कम है, जबकि डेल्टा वेव की हाइट ज्यादा थी। तो ये हाई एम्पलीट्यूड विद लो फ्रीक्वेंसी थी, ये लो एम्पलीट्यूड विद हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें अब क्योंकि डीपर पार्ट है, स्लीप है, डीपेस्ट स्लीप है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अभी तक ब्लड प्रेशर रेस्पिरेशन सब नॉर्मल था, नॉर्मल, कम भी नहीं हुआ था, बड़ा भी नहीं था, अब कम हो रहा है। बीपी, रेस्पिरेशन, मसल बिकम रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब एटोनिया, स्लीप पैरालिसिस नॉर्मल है। एनर्जी रिस्टोर, क्योंकि अब बॉडी काम नहीं कर रही है तो एनर्जी बचेगी, कंजप्शन होगा। रिलीज ऑफ हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, और आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, बॉडी को प्रोडक्शन करना। तो अपन कहते हैं ना बच्चा जितना सोएगा उतनी जल्दी हाइट बढ़ेगी, हैंस प्रूव्ड। अगर अच्छा सोएगा तो हाइट अच्छे से बढ़ेगी, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा बेटर होगा। कम सोएगा, और बच्चों में होता ही है, बहुत सारे इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप। तो नहीं होगा तो मेंटल तो होगी प्रॉब्लम, मेमोरी में तो दिक्कत रहेगी, आईक्यू तो अफेक्ट होगा ही सही, ग्रोथ भी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। इंक्रीज टिश्यू रिपेयर, तो अगर आप डीप स्लीप में नहीं गए तो टिश्यू रिपेयर भी नहीं होगा। एंड ग्रोथ। आरईएम स्लीप ये स्टेज 4 के बाद आती है, जिसमें सपने आने वाले हैं। रिपीटेटिव आई मूवमेंट, मतलब आई बॉल ज्यादा मूव करेगी। एनआरईएम मतलब नॉन रिपीटेटिव आई मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट कम हुआ था, काफी कम, ये रिकवर होगी हर 90 मिनट में, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट सपोर्ट्स योर डे टाइम परफॉर्मेंसेस, मतलब बच्चा अगर दिन में अपने दोस्तों के साथ लड़के आया है, मैम ने डांट लगाई है, टीचर ने पिटाई करी है, तो रात को सपने में रोएगा, रो सकता है, बहुत चांसेस हैं, और होता है कई बार, क्योंकि वो उसकी डे टाइम एक्टिविटी जो होती है ना, उसकी मेमोरी की वजह से इस आरईएम स्लीप में उसको वो रिप्रेजेंट करता है।
दिन में कार्टून देखा और शेर देखा तो डर गया, वो रात को डरेगा, पक्का डरेगा, डर के रोते हुए उठ सकता है या थोड़ा सा विस्परिंग करेगा, थोड़ा बहुत रोएगा। तो उसकी डे टाइम एक्टिविटी। दिन में आपको बहुत स्ट्रेस था, है ना, बॉस ने डांट दिया, टीचर ने डांट लगाई, रात को हो सकता है आप नींद में टीचर को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, पापा मम्मी को, ये जो साथ में सो रहा है उसको सुनाई दे जाता है कि किसी से लड़ाई हो गई, तो नींद में सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये REM स्लीप यूजुअली आपकी जो डे टाइम परफॉर्मेंस होती है उसको सपोर्ट करेगी। दिन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, रात की नींद में सपने परी के आएंगे, दिन में लड़ाई हो गई, रात को शेर ही आएगा फिर। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ड्रीमिंग विद एक्टिव ब्रेन एंड रैपिड आई मूवमेंट विद स्लीप पैरालिसिस। न्यूरोफिजियोलॉजिकली विल सी देयर इज लॉट ऑफ थिंग व्हिच वर्क्स। न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बहुत सारे एरियाज हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड मोस्ट कॉमनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मेलेटोनिन। तो ये लिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अलग अलग एरिया पे अलग अलग वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर एक ही काम करेगा। आज तक हमने पढ़ा एसिटाइलकोलिन मतलब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वो होगा तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होगा, मसल वर्क करेगी, नहीं, ब्रेन में भी इसका काम है और स्लीप में भी इसका रोल है। हाँ, ये बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो कि एसिटाइलकोलिन मतलब एक्टिविटी, मतलब आप जग रहे हो तो एसिटाइलकोलिन का काम ज्यादा है, आप सो रहे हो तो एसिटाइलकोलिन का काम कम है, इसीलिए नॉर्मली सोते टाइम पे एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है और एक्सिन एंड ऑल। और ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन है, डाउन टॉप रिलेशनशिप है, टॉप डाउन रिलेशनशिप, मतलब यू कैन टॉक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर के ब्रेन स्टेम तक का ये पूरा एरिया आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। ठीक है ना, यू कैन सी इन द डायग्राम ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट डिफरेंट लिंगुलर एरियाज, लिंगुलर कॉर्टेक्स एंड योर ब्रेन स्टेम। ये दिस इज योर मिड ब्रेन, दिस इज योर पोन्स, योर द मेडुला, सो दीज आर वर्किंग ऑल टुगेदर, सब साथ में काम कर रहे हैं और यही आपस में शफल करेंगे। ये अलग अलग कलर से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर और अलग अलग न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं। न्यूक्लियस मतलब सेल बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये सब मिलके काम करेंगे कि आपकी जो स्लीप की स्टेजेस चेंज हो और प्रॉपर स्लीप मेंटेन हो, 6-8 घंटे में वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजों का रोल होता है ना, केवल एक सिंगल न्यूरोट्रांसमीटर, केवल एक सिंगल ब्रेन एरिया, इट नेवर वर्क्स। इवन फॉर एग्जांपल आई वुड से डोपामिन, डोपामिन अलग अलग एरिया में अलग अलग काम करता है। डोपामिन अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में सिक्रिएट हो रहा है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सिक्रिएट हो रहा है, सो इट कैन, जैसे कि अभी आपको आएगा, यू कैन सी हियर डोपामिन क्या है, नॉर्मली काम क्या है इसका, इट इज डिक्रीजेज योर मेलेटोनिन, मतलब क्या कर रहा है, आपकी स्लीप को कम कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सिक्रिएट होगा ना तो स्लीप को बढ़ाता भी है। तो कौन से एरिया में सिक्रिएट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना। केवल डोपामिन स्लीप को कम करेगा ये नेसेसरी नहीं है, डोपामिन किस जगह सिक्रिएट हो रहा है उससे स्लीप पे क्या फर्क पड़ेगा वो नेसेसरी है। तो एक एग्जांपल है इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, डिक्रीज मेलेटोनिन, मतलब मेलेटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके स्लीप इनिशिएशन में काम करता है और ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रिएट होता है। पीनियल ग्लैंड जो अपन तीसरा नेत्र जो अपन मान के चलते हैं उसके पीछे की तरफ जो लोकेटेड है, दैट इज पीनियल ग्लैंड, एंटीरियर मोस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जब भी लाइट डिम होती है, मतलब नींद कब आती है, यूजुअली जब रात होती है। ऊपर वाले ने ऐसा बनाया, पता नहीं क्यों बनाया, तो उसके पीछे वजह है। पहले क्या होता था, लोग शाम को अंधेरा होने के बाद सो जाते थे क्योंकि तब लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो अंधेरा हो गया, तो खाना बन रहा है जब तक तो चूल्हा जलेगा, रोशनी रहेगी, उसके बाद अंधेरा है, सब कुछ बत्ती गुल, तो एनवायरमेंट में लाइट कम हो गई। आपकी रेटिना क्या करती है, लाइट को रिसीव करती है। तो रेटिना, कॉन्स, रोड्स, इनका काम क्या है, लाइट को डिटेक्ट करना। लाइट नहीं मिलेगी तो वो अंदर ब्रेन में क्या सिग्नल देंगे, भाई लाइट नहीं है बाहर, अंधेरा हो गया। अब वो सिग्नल जिसे ब्रेन को मिलता है वो सिग्नल पीनियल ग्लैंड पे जाता है और पीनियल ग्लैंड बोलती है भाई रात हो गई अब, और पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रीट करेगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। सवेरे के टाइम नींद क्यों खुलती है, छत पे सोना, कभी रात को नींद आती है, सुबह अपने आप नींद खुलती है, क्यों, वो लाइट आई ना, आंखें भले बंद थी लेकिन लाइट अंदर गई, रोड्स एंड कॉर्न ने उनको रिसीव किया, ब्रेन को बताया भाई अब रोशनी हो गई है, मतलब जगने का टाइम है। तो अगर आप डीप स्लीप में भी थे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली विल कम टू द सुपरफिशियल स्लीप और जाग जाओगे। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेलेटोनिन का, स्लीप इनिशिएशन, मेंटेनेंस, हालांकि डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन का काम है मेंटेन करती है। So here is the example how the serotonin is working. So serotonin basically क्या है, serotonin तो वो चीज है जो हमने न्यूरोलॉजी थर्ड ईयर में पढ़ी थी, जब भी हमने बात करी एंटी साइकोटिक्स की, जब भी हमने बात करी एंटी डिप्रेसेंट की, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, SSRI, इवन इन द सेकंड ईयर आल्सो फार्माकोलॉजी, SSRI क्या थी,
सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर। इसका नाम का मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ केमिकल एजेंट जो सेरोटोनिन का रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। रीअपटेक मतलब वापस से इकट्ठा करना या रोकना। मतलब हम क्या चाहते हैं, वो जितना जल्दी हो सके रिमूव हो जाए, क्योंकि सेरोटोनिन का काम क्या है? स्ट्रेस बढ़ाता है। सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो जब डिप्रेशन होता है आदमी को, तनाव ज्यादा होता है, SSRI देते हैं। फिजियोथेरेपी से भी आप SSRI का काम कर सकते हो। मतलब मेडिकल मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। योर फिजिकल एक्टिविटी दैट कैन वर्क लाइक दिस। ठीक है। सो SSRI जैसे डिप्रेस पेशेंट का मूड इंप्रूव करती है दवाई, सेम इफेक्ट फिजियोथेरेपी से भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रोथेरेपी ऑल्सो, एंड देयर आर सम अदर टेक्निक्स। ठीक है। तो ये सब मिलकर के आपको सिमिलर इफेक्ट दे रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। कभी अडेप्टेशन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि अपन है ना 2 महीने से किसी को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो उसको अडेप्टेशन हो जाए, नहीं। 2 महीने बाद भी उसकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है। सो दिस इज द स्लीप साइकिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे लाइट स्लीप से डीप स्लीप में जाएगा और फिर वापस से वो साइकिल गोल 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 रोटेट होता रहेगा थ्रू आउट द टाइम। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिफरेंट। क्वालिटी मतलब जब आप सुबह उठोगे तो आप अच्छे से फ्रेश उठना चाहिए, थके हुए नहीं उठो, दैट इज अ क्वालिटी। अब अगर कोई आदमी कम सो रहा है तो क्या क्या होगा? एंड इट इज फ्रॉम द रिसर्च, यू कैन सी ऑन द डाउनसाइड APTA. So it has been given in the journal or the publication of the American Physical Therapy Association. They have released a publication in 2017 और उसमें उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया है फिजियोथेरेपिस्ट को स्लीप डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए। जिनको स्लीप डेफिशिएंसी होती है उनको हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी, डिप्रेशन, डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आदमी जब कम सोता है तो जो होती है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस, एक तो वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करती हैं, दूसरा बॉडी के अंदर इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। तो क्या होगा कि वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज के लिए, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का मतलब है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा मतलब आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर नींद नहीं आ रही ना तो आगे चल के कभी ना कभी शुगर होने वाली है, इंजरीज बढ़ेगी। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण स्लीप है। ट्रक वालों के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? 24-24 घंटे ड्राइविंग करते हैं और उनका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। जो शिफ्ट वर्क में काम करते हैं, कभी नाइट ड्यूटी कभी डे ड्यूटी, उनकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो उनमें हमेशा ये देखा गया है कि उनको हमेशा उसकी वजह से कोई ना कोई फॉल्स या इंजरी के चांसेस ज्यादा है। डिमेंशिया मतलब भूलने की आदत बढ़ जाएगी, ब्रेन डिजनरेट होगा, प्रॉपर एक्टिव नहीं रहेगा, कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाएंगे, लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से याद रहे एज ए स्टूडेंट, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी बेटर। ठीक है। लास्ट में कुछ टिप्स है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको स्लीप कैसे इंप्रूव करनी है। एंजाइटी बढ़ जाएगी, अटेंशन डेफिसिट रहेगा। एंजाइटी रहेगी ना तो ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा। क्लास में बिल्कुल 100% अटेंडेंस है, लेकिन मार्क्स तो 40% से ज्यादा आते ही नहीं, कितना ही पढ़ लो। ठीक है ना। तो अटेंशन ही नहीं है क्लास में। हम जानबूझ के कुछ नहीं करते पर अपने आप हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। दिमाग कहीं नहीं जाता फिर भी समझ में नहीं आता। सो इट कैन हैपन इफ यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप। और ऐसा यूजुअली होगा अगर आप 2-3 रात ढंग से नहीं सोए हो और उसके जस्ट बाद आप क्लास में अटेंड करने चले गए क्लास में, तो दिन भर जैसे अपन शादी में से आते हैं ना और अगले दिन चले गए, सर का प्रेशर था, मजबूरी में जाना ही पड़ेगा आप कैसे भी करके, तो उस दिन की क्लासेस तो मान के चलो फॉर्मेलिटी है, सिर्फ अटेंडेंस लग रही है, पता कुछ नहीं क्या पढ़ाया। शाम को अगर किसी ने पूछ लिया ना कि लिए आज क्या क्या पढ़ाया था, टॉपिक का नाम बताओ, तो शायद टॉपिक भी रिकॉल नहीं कर सकते हम। सो दैट हैपेंस प्रैक्टिकली विद अस ड्यू टू द स्लीप डेप्रिवेशन। इम्यून फंक्शन इट हैज बीन अफेक्टेड, टिश्यू हीलिंग को अफेक्ट करता है। इसलिए कोविड-19 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्लीप। अच्छा सोओगे, इम्यूनिटी इंप्रूव होएगी, यू विल हैव बेटर रेजिस्टेंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा है। पेन का परसेप्शन, जब आप सोते हो ना तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर, कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने बात करी थी पेन मॉड्यूलेशन में काम आता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एनकेफेलिन। उनका रिलीज बढ़ जाता है ब्रेन स्टेम से। तो एनकेफेलिन क्या है? बॉडी के इनहेरिटेड अंदर से जनरेट किए हुए स्टीरॉइड्स हैं जो पेन रिलीफ करते हैं, जो हम पेन गेट थ्योरी या डिसेंडिंग पेन इनहिबिशन में बात करते हैं। तो एनकेफेलिन बढ़ा रहे हो अब दर्द ठीक होगा। तो अगर आदमी ढंग से नहीं सो रहा है ना तो इसीलिए भी हो सकता है उसको फाइब्रोमाइल्जिया हो, 3 महीने से दर्द हो रहा है, सब कुछ किया दर्द ठीक नहीं हो रहा,
एक हिस्ट्री ऑफ स्लीप, हो सकता है बेचारा वो ढंग से नहीं सोता हो इसलिए उसको दर्द हो रहा हो। अगर आपने उसकी स्लीप में कुछ भी किया और स्लीप बेटर हुई तो ये देखा गया है एटलीस्ट 10 से 20% उसका जो पेन का थ्रेशोल्ड है ना चेंज हो जाता है। कई बार रिमार्केबल रिलीफ आता है, 70% पेन रिलीफ हो जाता है पेशेंट को। तो ऑलवेज वी शुड कंसीडर द हिस्ट्री ऑफ स्लीप, जो यूजुअली हम कई बार अवॉइड कर देते हैं। स्लीप अपन क्या करेंगे, हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्लीप से हमारा क्या काम, नींद की दवा थोड़ी दे सकते हैं, तो रहने दो। पर पूछना है और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। स्लीप वर्सेस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑब्वियसली, ठीक है। स्लीप वर्सेस डिप्रेशन, क्योंकि सेरोटोनिन बढ़ेगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा, सेरोटोनिन कम होगा डिप्रेशन कम होगा। तो आप नहीं सो रहे हो मतलब सेरोटोनिन ज्यादा है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा। अच्छा सो रहे हो सेरोटोनिन कम है, इसलिए सोना जरूरी है। मोटर स्किल्स, क्योंकि आप अगर नहीं सो रहे हो तो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन जिनको रेस्ट मिलना चाहिए था ना, बेचारों को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम कहते जरूर है कि न्यूरॉन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनफटिगेबिलिटी, पढ़ा होगा सबने फिजियोलॉजी में, इनफटिगेबिलिटी, कि थकते नहीं है कभी भी। स्टिल थोड़ा शटडाउन तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड से कंटिन्यू चल सकते हैं। ऐसा होता है तो हम 24 घंटे दौड़ पाते, पर हम 24 घंटे दौड़ नहीं सकते, ठीक है। केवल मसल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नर्व कंडक्शन भी रेस्पॉन्सिबल है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी रेस्पॉन्सिबल है। हम 24 घंटे सेम अटेंशन के साथ क्लास अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां तो मसल काम ही नहीं कर रही है। तो मोटर स्किल विल बी अफेक्टेड इफ यू आर नॉट हैविंग द बेटर स्लीप। कॉग्निशन डेफिनेटली आपका अलर्टनेस अफेक्ट हो जाएगी। अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कॉमनली पार्किंसन डिजीज, देयर इज अ बाय वे रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि स्लीप से पार्किंसन हो सकता है, ये पॉसिबल है, पर साथ में जिनको पार्किंसन है ना उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस जरूर होता है। तो अगर आपने पार्किंसन वाले पेशेंट की स्लीप, वो प्राइमरी कॉज भी हो सकता है और सेकेंडरी कॉज भी हो सकता है। तो पार्किंसन वाले की स्लीप अगर आपने बेटर कर दी तो फॉर श्योर मान के चलो कि उसके पार्किंसन के सिम्टम में भी कुछ ना कुछ बेटर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है स्लीप बेनिफिट। सो इफ स्लीप इज नॉट बेटर तो हाउ विल यू गेट द स्लीप बेनिफिट। जो हम न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं कि पार्किंसन है स्लीप बेनिफिट, सोने के बाद पेशेंट उठेगा तो अच्छी एक्टिविटी कर पाता है, पर वो ढंग से सो के उठेगा तो अच्छी एक्टिविटी करेगा, तो ऊपर सो ही नहीं पाया तो कहां से एक्टिविटी करेगा। सो पार्किंसन, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जीमर, अदर डिजेनरेटिव डिसीज, तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनके साथ बाई वे रिलेशन है। उनकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, या स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से फ्यूचर में उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एससीआई कैसे बढ़ेगा, आपकी फॉल की हिस्ट्री बढ़ सकती है, तो फॉल की हिस्ट्री, फॉल के चांसेस बढ़ेंगे तो आप गिरोगे तो कहीं भी इंजरी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी। आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कंटिन्यू पेन रहता है, आप सो नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे तो पेन और बढ़ेगा, क्योंकि एनकेफेलिन और कम हो रहा है, बॉडी खुद से जो पेन को कम करती थी वो नहीं कर पाएगी। नाउ practically what we should consider as a physiotherapist in the sleep disorder, we should assess overall sleep health during the assessment. जब भी हम असेसमेंट करते हैं स्लीप का हिस्ट्री लेना बहुत नेसेसरी है। कितने घंटे सोते हो, कैसे सोते हो, खर्राटे लेते हो कि नहीं लेते हो, सपने कितनी देर तक आते हैं, सुबह उठते जब कैसे उठते हो। क्योंकि स्लीप और इंसोम्निया जब मैं बात करूं तो इंसोम्निया वो नहीं है कि आप कितने घंटे सो रहे हो, वो है कि आप अगले दिन कैसा कम कर पा रहे हो, फंक्शनली कैसे बेटर हो कि नहीं हो, आपकी एफिकेसी, आपको अच्छा फ्रेश फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुबह उठ के फ्रेश फील हो रहा है तो इट इज बेटर। फ्रेश फील नहीं हो रहा है मतलब आप अच्छे से नहीं सोए हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो डिटेल हिस्ट्री हैज टू बी टेकन, स्पेशली स्लीप हेल्थ। स्क्रीन फॉर द स्लीप डिसऑर्डर्स, स्पेशली देयर आर 3 डिसऑर्डर जो एपीटीए ने बोले हैं, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जो हमको कंसीडर करने चाहिए, पूछना ही है पेशेंट को, इनके इनसे रिलेटेड कोई फीचर तो नहीं है। और अच्छी बात पता है क्या है, स्लीप डिसऑर्डर में आपको कोई टेस्ट नहीं कराना, कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर, जैसे वास स्केल होता है ना, कोई खर्चे वाला काम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई खर्चा नहीं करना, सवाल जवाब से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा टाइप का डिसऑर्डर होने की संभावना है। अगर कोई डिसऑर्डर है, इट इज बेटर टू रेफर द पेशेंट, फॉर एन ओपिनियन। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजियोथेरेपी मत दो। सिमिलरली वी कैन रेफर द पेशेंट फॉर स्लीप स्पेशलिस्ट, और स्लीप स्पेशलिस्ट हमारे कम होते हैं तो साइकेट्रिस्ट को आप रेफर कर सकते हो, ताकि अगर कुछ इंटरवेंशन, सीरियस इंटरवेंशन है तो साथ के साथ उसको इंटरवेन करें। ऐसा ना हो पेशेंट को उस दर्द की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ और स्लीप डिस्टर्बेंस से 6 महीने बाद वो डिप्रेशन में चला गया, ऐसा हो जाता है कई बार,
एक पेशेंट था, आज कमर दर्द लेके आया, मैंने 3 महीने इलाज किया, दर्द ठीक नहीं हुआ, किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ चक्कर लगाता रहा वो, 4-6 महीने बाद उसने फिजियोथेरेपी बंद करी। फिर क्या होगा, 3 साल बाद मुझे अचानक से पता चला अपने किसी दोस्त से, यार उस पेशेंट को है ना डिप्रेशन की दवा चल रही है, उसको डिप्रेशन हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि वो दर्द ठीक नहीं हो रहा इसलिए बेचारे को डिप्रेशन हो गया हो। सो वो नेसेसरी है, असेस करना, टाइमली रेफर करना, रेफर फॉर फर्दर असेसमेंट इफ नीडेड, इफ देयर इज अ रिस्क, प्रोवाइड द स्लीप हाइजीन। ये वो चीज है जो हमारे को पहले करनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। स्लीप हाइजीन मतलब ऐसी क्या टिप्स हैं जो स्लीप को बेनिफिट कर सकती हैं, वो बताएंगे पेशेंट को कि आप ऐसा करो, इससे आपकी स्लीप बेटर होगी। अगर स्लीप बेटर हो गई ना, दर्द अगले दिन वैसे ही कम हो जाएगा उसका। और आप करके देखिएगा, ऐसा होगा, प्रैक्टिकली होता है। वेरियस फिजियोथेरेपिस्ट जो वेल एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड हैं, उन्होंने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ भी, कि स्लीप बेटर हुई ना तो उसके सिम्टम बेटर हो जाते हैं अपने आप, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवेंशन। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो अलग है, एक स्लीप के लिए आपने उसको स्लीप हाइजीन भी बताई ना, अगर वो काम कर गई और 5% भी रिलीफ हुआ तो उधर पेन में अगले दिन चेंज आ जाएगा। पेशेंट बोलेगा हाँ सर आज तो मजा आ गया सर, आज मैं कल रात को अच्छा सोया, सुबह उठा तो बढ़िया नींद। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज प्रोग्राम जिससे कि उसकी स्लीप अफेक्ट नहीं हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, तो हमेशा ये रिकमेंडेड है कि रात के टाइम कभी भी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी नहीं कराते, जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना है, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी वो कभी नहीं करानी रात में, वो सिर्फ सुबह करा सकते हैं। स्पोर्टिंग एक्टिविटी दे आर रिकमेंडेड इन द मॉर्निंग टाइम और इन द आफ्टरनून टाइम। अर्ली इवनिंग फिर भी एक बार करा सकते हो, लेट इवनिंग रात को 9 बजे 10 बजे जिम में जाकर के 2 घंटे एक्सरसाइज करना नहीं, वो कराना तो नींद नहीं आएगी, उस एक्सरसाइज की वजह से नींद खराब हो जाएगी। क्योंकि एक्टिविटी से क्या होता है, मसल सोरनेस होती है, और वो मसल सोरनेस आपको रात में सोने नहीं देगी। 6 घंटे बाद मसल सोरनेस रिवर्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप अर्ली इवनिंग 4 बजे एक्सरसाइज करते हो तो इट इज एक्सेप्टेबल कि शायद 10 बजे तक सोरनेस के इफेक्ट कम हो जाएंगे और शायद आप बेटर सो पाओगे। और कई बार ऐसा भी देखा है, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हैं, कई बार ऐसा देखा है कि अगर आप अर्ली इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो, मॉडरेट इंटेंसिटी जिमिंग वगैरह, तो रात को नींद ज्यादा बेटर आती है, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी का हमेशा क्या होता है कि उसको मेंटेन करती है। तो जब आपने एक्टिविटी करी, टेम्परेचर बढ़ा लिया, रात को क्या होगा, आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप शावर लेके सोना रात को, ठंडे पानी से नहा के फिर सो आराम से, सर्दी में नहीं, गर्मी में, है ना। गर्मी है, सर्दी है तो फिर गुनगुना पानी से नहा लेगा पेशेंट, मतलब शावर लेना है। तो शावर से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर था ना, पर्सपिरेशन जैसे हेल्प करता है ना बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन करने में, गर्मी में पसीना आया और टेम्परेचर कम हो गया, वैसे ही रात को जैसे आपने शावर लिया, गर्मी में ठंडा शावर लिया नॉर्मल टेम्परेचर का, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया, और वो चेंज और टेम्परेचर जो है आपको हेल्प करेगा डीप स्लीप आने में, बढ़िया नींद आएगी। और ऐसा होता है, यूजुअली जो लोग रात को शावर लेके सोते हैं ना, वो दे एक्सपीरियंस अ गुड स्लीप, एंड इट इज अ साइंटिफिक रीजन। ठीक है, बट वो ध्यान रखना है कि सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहाना है, सर्दी में गुनगुना पानी चलेगा। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बतानी है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। ऐसा नहीं हम उसको कहे रात को दौड़ लगाने जाना है और एक काम करना है यार 3 किलोमीटर दौड़, कम से कम 25 मिनट दौड़ना है रात को, नहीं। रात को आपको अगर लगता है पेशेंट के पास सुबह टाइम नहीं है तो रात को रिकमेंड कर सकते हैं मॉडरेट एक्टिविटी, और एरोबिक भी करनी है तो मॉडरेट या माइल्ड इंटेंसिटी, मतलब यू कैन सजेस्ट द पेशेंट ब्रिस्क वॉकिंग ओनली, रनिंग नहीं, कि आप तेज चलो, दैट इज इनफ फॉर यू। इतने में आपकी मेंटेन हो जाएगी हेल्थ, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा। इंप्रूवमेंट करना है तो सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दौड़ लगाना पड़ेगा एंड अदर एक्टिविटीज, है ना। मेंटेनेंस के लिए रात को ब्रिस्क वॉकिंग से काम हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे बाद में आप खाना खाने के 1 घंटे बाद जाना, थोड़ी देर वॉक करके आ जाना, लेकिन सोने से 1 घंटे पहले। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 10 बजे सोने का टाइम है मैं 9:30 बजे दौड़ने चला गया, भागने चला गया, नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। सोने से 1 घंटे पहले, क्योंकि माइल्ड इंटेंसिटी एक्टिविटी में भी जो लिटिल बिट लैक्टिक एसिड बनने वाला है, उसमें भी आधा 1 घंटा आपको रेस्ट का टाइम देना है। और बाद में फिर शॉवर जरूर सजेस्ट करना कि शावर लेके सोना आप। ठीक है, कंसिडर पोजिशनिंग टू प्रमोट द स्लीप, क्योंकि हो सकता है पेशेंट का गद्दा ऐसा हो कहीं से दबा हुआ है, उसको प्रॉपर पोजीशन नहीं हो रही है, तो नींद कहाँ से आएगी। गलत पोजीशन में सोता हो तो नींद नहीं आ रही हो। ओबीस पेशेंट है, बहुत मोटा है, सीधे सोने की आदत है, नींद आएगी नहीं, क्योंकि उसके जो ओबेसिटी जो फेट है ना, वो चेस्ट के ऊपर है, और वो फेट क्या करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, लंग्स को कंप्रेस करेगा, ढंग से सांस ही नहीं ले पाएगा वो। और ओबीस पीपल जो जो मोटे होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा घर्राटे आते हैं, वजह यही है, क्योंकि वो फेट सब जगह जम रहा है, नॉट ओनली इन द चेस्ट और एब्डोमेन, इवन आपके फेस पे भी फेट है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे इसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करेगा तो खर्राटे आएंगे। क्योंकि जब भी हवा किसी ऑब्स्ट्रक्शन से गुजरती है, विसिल बजाते हैं ना, तो विसिल कैसे बजती है, ढक्कन जो होता है ना, उसको कैप को थोड़ा बंद करो, फिर हवा ब्लो करो, विसिल बज जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन से आवाज आई।
ऐसे यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना तो आवाज आएगी, खर्राटे होने लग जाएंगे। तो आवाज आना तो ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन कम जा रही है, और ऑक्सीजन अगर कम गई ना तो इसका क्या होगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो यही वजह है कि बाद में हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक होता है। इस्कीमिया की वजह से तो होता है स्ट्रोक। तो अल्टीमेटली एनोक्सिया विल क्रिएट द इस्कीमिया एंड देन इट विल लीड टू द सीवीडी। दिस इज द साइंटिफिक लॉजिक। एड्रेस द बेड मोबिलिटी इशू, है ना। तो बेड मोबिलिटी देखना है, उसका पलंग तो ठीक है ना, बिस्तर तो सही जगह है कि नहीं है, सही तरीके से सोता है नहीं सोता है, ज्यादा ऊंचे तकिए रख के तो नहीं सोता है, एकदम फ्लैट तो नहीं सोता है। अगर ओबीज है ना तो उसको बोलेंगे तो 2 तकिए लगा के सो, तो क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अगर वो ऐसे सो रहा है तो क्या हो रहा है, यू सी, ऐसे सो रहा है तो ग्रेविटी की वजह से पूरा फेट जो है नीचे प्रेशर देगा, ठीक है ना। अगर वो ऐसे नहीं सो करके ऐसे सोएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से एरिया कम हो गया, तो ग्रेविटी कम काम करेगी, तो फेट का इफेक्ट कम हो जाएगा। अब सीओजी इधर शिफ्ट हो गई, पहले सीओजी इधर थी, पूरा इफेक्ट ग्रेविटी का आ रहा था, अब मैंने ऐसा करा सीओजी आगे आ गई, तो क्या होगा, पीछे हार्ट पे प्रेशर कम हो गया। जैसे हम प्रेगनेंसी में सजेस्ट करते हैं, 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, कि सीधा नहीं सोना है आपको। क्यों नहीं सोना, वेट की वजह से, बिना कहे कंप्रेस होगा। यहाँ भी वही सिंपल लॉजिक। तो बेड मोबिलिटी इशू का ध्यान रखना है, वो स्लीप को प्रमोट करेगा वो इशू। ये कुछ डिसऑर्डर की लिस्ट है जो पेशेंट को हो सकता है उसको सोने में आपको देर तक नींद नहीं आती है, नींद आती है बार बार खुल जाती है, या रात को सोए नींद खुली दोबारा सो ही नहीं पाए। होता कई बार पेशेंट बोलता है सोता तो मैं रोज ही हूँ, 1 घंटे बाद नींद खुलती है ना, फिर रात भर नहीं आती। ये एक बार जब भी खुल गई 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे फिर कभी नहीं आएगी। सर कोई भी इशू हो जब इम्प्रॉपर स्लीप आ रही है, दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, ठीक है ना। सो इट इज अ कॉमनेस्ट थिंग जो कॉमनली हो सकता है, और ये वो चीज है जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। और डिप्रेशन वो चीज है जो एडल्ट डिजीज में सबसे ज्यादा, एडल्ट पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा नौजवान है, और नौजवानों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। वजह शायद ये भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है हम रात में व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस। हो सकता है कि रात में हमारी पढ़ने की जो, हमें लगता है हम रात में अच्छा पढ़ लेते हैं, शांति रहती है ना, तो वो एक वजह है। आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो, आप जो सर्कैडियन साइकिल है उसको चेंज कर रहे हो। चेंज करोगे ना, बॉडी में सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो आपको चेंज करेगा फिर, ठीक है। मोस्ट प्रेवलेंट डिसऑर्डर इज इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग जो अपन बात करते हैं खराटे लेने की, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कई बार होता है ऐसा, पेशेंट बोलता है रात को तो सर पैरों में बहुत दर्द होता है, दिन में कुछ नहीं होता, रात को मैं जब सोता हूँ ना मेरे पैरों में क्रैम्पिंग होती है, ऐसे बांटे आते हैं। कई वजह हो सकती है, पार्किंसन की वजह से होता है, बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है इनमें ऐसा होता है, विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से भी होता है ऐसा। तो ऐसा पेशेंट कई बार बोलता है सर रात को बांटे आते हैं सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में बांटे आते हैं, डॉक्टर को दिखा लिया कुछ आराम नहीं हो रहा। तो हो सकता है B9 की प्रॉब्लम हो, फॉलिक एसिड कम हो रहा हो। वी कैन सजेस्ट द पेशेंट टू इम्प्रूव द डाइट, जिसमें कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो सकता है कि पेशेंट के दिन भर खड़े रहने का काम हो, तो बेचारे की मसल फटीक हो जाती हो, इसलिए रात को क्रैम्प आ रहे हो, तो वो बताना पड़ेगा कि भाई रात को एक काम करना, आप थोड़ा सा है ना बाथ लेकर के सोना, शावर ले लो, और जो फुट बाथ ले लेना, पैरों को थोड़ी देर ठंडे पानी में डिप करके, ताकि लैक्टिक एसिड कम हो जाएगा तो सही रहेगा आपको। क्रायोथेरेपी वर्क्स बेटर। तो वो चीज ध्यान रखनी है। RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एंड स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब डे टाइम सोमनोलेंस, दिन में सो जाते हैं ना अपन, दैट इज नार्कोलेप्सी। अगर कॉमनली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो डिसऑर्डर है। कभी कभार सबके साथ हो सकता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए मैंने यहाँ थोड़ा प्रेवलेंस दे रखा है। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट क्या है। सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, NPLMS, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। ये RLS का ही दूसरा नाम है, जिसमें पैर अपने आप क्रेविंग होगी, अपने आप मूवमेंट होगा। पेशेंट बोलेगा कि सर रात को क्या है, दर्द होता है, फिर मैं ना पंजे चलाता ना, एंकल टो मूवमेंट करता हूँ, दर्द ठीक हो जाता है, फिर मैं सो जाता हूँ, और हर रात होता है ऐसा सर। अब बताओ सर क्या करूँ। आप कहोगे तो बढ़िया बात है यार, एक्सरसाइज करने से ठीक हो रहा है, मतलब एक्सरसाइज कर। सो दिट इज, इट इज नॉट बेटर, ये उसको डिजीज है, उसकी वजह पता लगानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई न्यूट्रिशनल कोच नहीं हो सकता है, देन आई थिंक वी शुड रेफर अ पेशेंट वंस टू टेक अ कंसल्टेशन, टू टेक अ ओपिनियन ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है ना। और बाकी और कोर्सेज को देखो जिनको फिजिकली मैनेज कर सकते हैं अपन। तो फिजियोथेरेपिस्ट कैन बी अ प्राइमरी कंसल्टेंट, क्योंकि ऐसे में अधिकतर पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आता है, या तो फिजिशियन के पास जाएगा जो उसको यूजुअली अंडरएस्टिमेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट बीन डायग्नोस्ड, so you can diagnose it, at least you can make a probable diagnosis, and if needed it can be referred. ये एक डेटा है जो यूके पॉपुलेशन में कॉमनली देखा जाता है। 30% ऑफ द इंडिविजुअल
मतलब पूरी पॉपुलेशन में से उनका मानना है 30% लोग स्लीप डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। तो 120 करोड़ इंडियन में से 30% अफेक्टेड है ना, तो 30 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद इंसोम्निया। एक फिजियोथेरेपिस्ट इतने लोगों को ट्रीट तो नहीं कर सकता है, तो पक्की बात। तो ये एक अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए। और भी अच्छी बात पता है क्या है, इंडिया में एक स्टडी और हुई थी मणिपाल यूनिवर्सिटी में, आई थिंक समवेयर इन द 2018, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हर गाइडलाइन में, चाहे वो साइकेट्रिक एसोसिएशन की हो, दे ऑलवेज मेंशन द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज elementary therapies, alternative therapies like physiotherapy, exercise, counseling, है ना। तो अब सीबीटी भी उसका, सीबीटी का भी रोल होता है। पर अच्छी बात है कि रिसर्च जो है ना सीबीटी को कम सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट एक्सरसाइज को करती है। तो हमारा ही सबसे ज्यादा काम है इसमें स्लीप को इम्प्रूव करने में। 30% पॉपुलेशन है, आपको 5% में मिल गई है तो आपकी क्लिनिक में इतनी लाइन लगेगी कि आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा हमें उसमें काम करना चाहिए। क्लासिफिकेशन जनरल नॉलेज के लिए, डिसोम्निया और पैरासोम्निया। डिसोम्निया मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सम डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, मतलब आपको नींद तो आ रही है पर नींद में कुछ ना कुछ हो रहा है, या तो आप ज्यादा सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो लेकिन फिर भी सुबह फ्रेश नहीं हो, ठीक है ना। सर्कैडियन साइकिल डिस्टर्बेंस हो गई है, नार्कोलेप्सी हो रही है, दिन में नींद आ रही है ना, रात को खराटे आ रहे हैं, ब्रीथ रिलेटेड स्लीप डिस्टर्बेंस, है ना, और कोई ऐसा कोज जो कि कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। और पैरासोम्निया मतलब आपको क्या हो रहा है कि स्लीप तो हुई पर स्लीप में क्या होगा, उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी होगी, रात को डरावने सपने आना, स्लीप टेरर, नाइटमेयर एंड स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग। कई बार आदमी क्या होता है कि नींद में चलने की आदत होती है, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ स्लीप। बहुत को होती है, अपन दिखाने नहीं जाते हैं, नॉर्मल डिसऑर्डर है, टाइमली दिखा लेंगे तो शायद अपन बेटर ट्रीटमेंट मिल जाए। यू कैन सी दिस इज द पेशेंट ऑफ नार्कोलेप्सी, दिन में सो गया बेचारा ट्रेडमिल पे, तो ये फॉल हो सकती है उसको, ठीक है। दिस इज डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, वी शुड बी अवेयर। फिजिकल एक्टिविटी में पेशेंट गिरा ना तो आपके नाम आ जाएगा, सब इन्होंने गिरा दिया, तो पहले देख लो हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, GIF इज एक्चुअली नॉट क्लियरली विजिबल, पेशेंट इज वॉकिंग समथिंग, सॉरी टॉकिंग समथिंग, तो बोल रहा है वो, ऑल इज क्लोज द गेट, नींद में हो, दिस इज स्लीप टॉकिंग डिसऑर्डर। नाउ यू कैन सी इन दिस, पेशेंट विल इनिशिएट वॉकिंग, इसमें क्या होगा, पेशेंट चलता है, चल के चला जाएगा, ये देखो हमारे साथ होता है क्लास में, ठीक है, नींद में अचानक से उठे, ये देखो डीप स्लीप में चले गए थे, अचानक से पता ही नहीं चला, टीचर पास में आके ताली बजा रहा है, अचानक हम भी ताली, हमें पता नहीं है क्या हो रहा था, ठीक है ना। So everyone is laughing from us. So this is narcolepsy. तो ट्यूसडे इसलिए लिखा हुआ है कि संडे को या तो हम रात को ढंग से सोए नहीं, इसलिए देखो आप, नाइट मेयर, स्लीप टेरर, चौंक के उठे रात को अचानक से डर के, फिर थोड़ी देर बाद में वापस सो जाएंगे, है ना। तो इसमें कई बार बहुत अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी, पास में कोई सो रहा है, लात दे के नीचे चला जाएगा, ठीक है। रात भर नींद ही नहीं आ रही है, आंखें खुली हुई है, पूरी रात निकल गई घड़ी देखते देखते, इंसोम्निया। स्नोरिंग जो कॉमनली होती है, खराटे ले रहे हैं हम, तो खराटे लेने से हमें तो कुछ नहीं हो रहा, आप तो खराटे ले रहे हो, पड़ोसी परेशान, ठीक है ना। सो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ICD क्राइटेरिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD ट्रेन क्राइटेरिया था। फिजियोथेरेपी क्यों, हम ही क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शनल मूवमेंट अवेयरनेस हमें बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटीज हम डील करते हैं, वी आर स्पेशलिस्ट इन द फिजिकल मूवमेंट्स, एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन डू दिस मच ऑफ द थिंग्स विद द ब्रेन। आप क्या कर सकते हो, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, उसकी एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हो, और ये सब अल्टीमेटली ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करेंगी। ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव होगी तो स्लीप इंप्रूव होगी, एवरीथिंग विल गोज नॉर्मल। एंड ये यूरोपियन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, दे हैव स्ट्रांगली रिकमेंडेड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन 2018 कि फिजियोथेरेपिस्ट को साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन का एक मेन रोल होना चाहिए, जैसे साइकेट्रिस्ट के साथ हम मानते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, ठीक है। वी आर एक्सपर्टीज इन प्रिस्क्राइबिंग द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक्सरसाइज, पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं हम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेशेंट 2 महीने तक भी लेगा ट्रीटमेंट, कोई नुकसान नहीं है, अडेप्टेशन कभी नहीं होता। एंड बिकॉज वी आर इन द कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ पेशेंट रहता है, पेशेंट को हम सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास तो वीक में 3 दिन जाएगा, हमारे पास तो वीक में 6 दिन आता है, और हम ट्रीटमेंट के साथ उससे बातें करते हैं, उसके बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, उसको कई बार काउंसिल करते हैं। तो वी आर बेस्ट इन काउंसलिंग द पेशेंट, और पेशेंट हमारी बात को सबसे ज्यादा मानता है।
इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट इज नेसेसरी। दिस इज अ रिसर्च आर्टिकल जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे स्लीप इंप्रूव होती है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप देखिए 30 मिनट्स वॉकिंग 3 टाइम्स पर वीक फॉर 8 वीक्स इन द इंडिविजुअल ऑफ 60 ईयर ऑफ एज, मतलब 60 साल से बुजुर्गों को अगर 30 मिनट वॉकिंग बोली है हफ्ता में सप्ताह में 3 दिन 8 हफ्ते के लिए, तो उसमें क्या होगा, उनका जो प्राइमरी इंसोम्निया मतलब बिना वजह उनको जो नींद नहीं आती ना, नींद कम आती है बुजुर्गों में, तो अगर उनको सिर्फ वॉकिंग भी सजेस्ट करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग भी 30 मिनट रोजाना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बस 3 दिन, जिसमें भी उनका स्लीप जो है वो बेटर हो जाता है, ऐसा रिसर्च में देखा गया। ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं अपन, इंसोम्निया इज नॉट अवर कप ऑफ टी फॉर टुडेज टॉपिक। रिस्क फैक्टर्स, किन किन में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है स्लीप डिसऑर्डर? एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्लीप का डिस्टर्बेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स हैज मोर चांसेस, क्यों? क्योंकि उनका सर्काडियम रिदम जो होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। मेल में अगर 100 मिनट का साइकिल है ना वो, तो फीमेल में शायद 90 मिनट का ही होगा। उसकी वजह से उनमें क्या होता है कि जो एनआरईएम स्लीप का टाइम भी कम हो गया, टाइम कम हो गया तो क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए उनमें फीमेल जेंडर के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस के। एंड सम अदर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड अदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देयर आर फ्यू फिजियोलॉजिकल थिंग्स व्हेन फीमेल्स फेसेस सम स्लीप रिलेटेड डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल कंडीशन। तो फीमेल को सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्लीप डिसऑर्डर होने की। शिफ्ट वर्क, जिनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है ना, नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी, उनकी सर्काडियम साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन समझ ही नहीं पाता है कब सोना है, तो वहाँ स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेरोजगार आदमी बेचारा दिन भर सोएगा तो रात में कहाँ से सोएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तो है कि दिन में सोने से डिप्रेशन भी होता है अनएम्प्लॉयमेंट से, तो वो भी क्रिएट करेगा स्लीप डिसऑर्डर। गरीब आदमी बेचारे को खाने को कुछ नहीं है, खाए ही नहीं तो कहाँ से नींद आएगी। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को सलाह देने से वो ठीक हो जाएगा। अब बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपकी सलाह से क्या काम होगा। तो वी शुड थिंक अबाउट इट। साइकेट्रिक कंडीशन अगर है तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, अगर कोई भी साइकेट्रिक इलनेस है तो स्लीप अफेक्ट होगी, और स्लीप है तो साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होगा, 100% होगा, आज नहीं है तो कल होगा। तो आज ही ठीक कर लो अगर आप पेशेंट का भला चाहते हो तो, पेशेंट को ये समझा सकते हैं। क्रोनिक पेन डिसऑर्डर्स हैज इंसोम्निया, ठीक है, ड्रग्स लाइक SSRI, कैफीन, ऑक्सीकोडीन, बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि SSRI का काम क्या होता है, SSRI क्या करेगी, सीरोटोनिन का रीअपटेक जो है ना वो कम कर देगी, और सीरोटोनिन स्लीप नहीं आने देगा। ठीक है, स्लीप नहीं आने देगा तो ऑब्वियसली आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कैफीन, कैफीन क्या करता है, आपकी ब्रेन की अलर्टनेस को बढ़ाता है, इसलिए हमेशा बोलते हैं रात को आप पढ़ो भले, पानी ज्यादा पीना, कॉफी मत पीना। कॉफी पियोगे ब्रेन की अलर्टनेस बढ़ेगी, और ब्रेन की अलर्टनेस हमें रात में बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, सोलाना है बेचारे को। तो कैफीन कभी भी नहीं पीनी है। अल्कोहल, रात को शराब पी के सोने की आदत है ना, तो बिना शराब के नींद ही नहीं आएगी, और कुछ टाइम बाद शराब से भी नहीं आएगी, क्योंकि वो भी ब्रेन की अलर्टनेस बढ़ा देता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा आपके ब्रेन का। ऑक्सीकोडिन जो पेन के लिए यूज करते हैं कई बार सीरियस पेन में, बीटा ब्लॉकर जो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं मेडिकेशन, इन सबसे स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो पेशेंट को अगर कोई डिजीज है बीपी वगैरह की, तो वहाँ स्लीप डिस्टर्बेंस होगा उसको, आज नहीं है तो कल होगा। आज ही बता दो भाई क्या करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्यों, क्योंकि ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अपना रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन, आप करंट दोगे तो वो रोल प्ले करेगा। एंड रिसेंट, हेलो एम आई ऑडिबल, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, फाइन फाइन। सो ये कुछ एग्जांपल हैं जो ब्रेन स्टिमुलेशन की मॉडलिटीज हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की, एंड दैट आर यूजुअली इजीली अवेलेबल, सो दैट कैन बी इफेक्टिव। और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कहते हैं कि हाँ इंसोम्निया में सब काम करती हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रिसर्च जो ये प्रूव करते हैं, यस फिजिकल एक्टिविटी, और वी कैन से फिजियोथेरेपी इज वर्किंग इन द स्लीप डिसऑर्डर, है ना। अब फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर, मैनेजमेंट कैन बी फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इट इज आवर कप ऑफ टी, हमें करना है सब कुछ। ठीक है, फिजियोथेरेपेटिक अप्रोच एंड साइकोथेरेपेटिक, साइको फिजियोथेरेपेटिक अप्रोचेस, मैंने दोनों को अलग क्यों किया है, क्योंकि जो एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजियोथेरेपी इन मेंटल इलनेस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल इलनेस पे काम करती है,
उन्होंने कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल मेथड्स ऐसे निकाले हैं, इनोवेट किए हैं, जो स्लीप में या अदर मेंटल इलनेस में अच्छा रोल प्ले करते हैं. So they are psychophysiotherapeutic approaches because they are well practiced by physiotherapists, as like your dry needling, part of acupuncture, but well practiced by physiotherapists. So it has become dry needling here. ऐसे साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस हैं, बहुत सारी हैं, अभी आगे आएंगी, तो वो हैं. और फिजियोथेरेपेटिक में एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो तो है ही है. अब आप फिजियोथेरेपेटिक अप्रोचेस देखो हम क्या क्या कर सकते हैं. इतना कुछ है हमारे करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि केवल स्लीप हाइजीन ही बतानी है. यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी. बहुत सारे इलेक्ट्रोथेरेपी मेथड्स हैं. IFT से भी रिलीफ हो सकता है, टेन से भी हो सकता है, RTMS, TDS एंड TDCS एंड CS. तो ये सब ब्रेन स्टिमुलेशन मेथड है, और CS सबसे ज्यादा एफिकेशियस प्रूव्ड है, जो स्लीप में स्पेशली बहुत काम करता है. स्लीप, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पार्किंसन एंड मेनी मोर. फिजिकल एक्टिविटी, इसमें क्या कर सकते हो आप, जेकब्सन रिलैक्सेशन मेथड सबसे फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में. तो आप पेशेंट को रिलैक्सेशन मेथड सिखाओ. अगर वो रात को रिलैक्स रहेगा ना तो नींद अच्छी आएगी. पोजिशनिंग हमारा ही काम है. पेशेंट प्रॉपर पोजिशनिंग में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा. प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है, प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, डे टाइम में, नॉट इन द लेट इवनिंग. अर्ली इवनिंग फिर भी करवा सकते हैं, ठीक है. 6-7 बजे क्लिनिक पर पेशेंट आ रहा है तो अपन मॉडरेट इंटेंसिटी करा सकते हैं, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि अपन जो बाइसेप्स कर्ल करा रहे हैं ना वो मॉडरेट इंटेंसिटी हो जाएगा. नो, मॉडरेट इंटेंसिटी में वो मानेंगे जो एरोबिक एक्टिविटी है, मल्टीपल मसल ग्रुप यूज हो रहे हैं, या फिर मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, मतलब बहुत ज्यादा मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है, तो वो एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी स्लीप को. जो माइल्ड एक्टिविटी है वो अफेक्ट नहीं करेगी अगर आप लेट इवनिंग 9 बजे भी करा रहे हो. योगा, ठीक है. क्रेनियल ऑस्टियोपैथी, इट हैज अ ग्रेट रोल. ऑस्टियोपैथी हालांकि फिजियोथेरेपी का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट इज अ डिफरेंट स्पेशलिटी. जो अब बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट है, दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन द ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिस. तो ऑस्टियोपैथी का जो क्रेनियल ऑस्टियोपैथी पार्ट है, इट वर्क्स बेटर इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप हाइजीन, APTA भी बोलती है स्लीप हाइजीन हमें सबसे पहले सिखानी है पेशेंट को, कैसे सोना है, कब सोना है, कैसे इंप्रूव होगी. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी समटाइम्स, है ना, it has been practiced by physiotherapy, but more commonly it has been practiced by the psychologist, ठीक है. लेकिन जब अपन बात करते हैं स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी, है ना, स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, है ना, another psychological methods, PH therapy, biofeedback, and these are, so ये सब जो थेरेपीज है ना, ये सब हमारा पार्ट है. ये सब रिसेंट एडवांस अप्रोचेस हैं, साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. असेसमेंट में आपको कुछ नहीं चाहिए, 2 क्वेश्चनर, इंसोम्निया सिवियरिटी इंडेक्स और पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स. इंसोम्निया इंडेक्स लाइक वासिस के एक छोटा सा क्वेश्चनर. हाँ सर, हेलो, लगा ना. यस, हेलो, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत है तो बोलिए. is there any query? हेलो. Yes, is there any query? Okay, fine, I think we should continue. तो अगर इनमें कोई अपने को लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है इन दोनों क्वेश्चनियर में, तो पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए. EEG, पॉलीसेमनोग्राफी, एक्टिग्राफी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन. ये जो लास्ट में 4th पॉइंट है ना, इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द स्लीप डिसऑर्डर. ये सिर्फ एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटी को एनालाइज करेगा. BP है, कोई अदर इन्फेक्शन हो गया, कोई अदर अबनॉर्मलिटी है, तो उसमें स्लीप से डायरेक्ट कोई इन ब्लड एनालिसिस और इनका कोई लेन देना नहीं है. स्लीप में EEG इज मच बेटर, और बहुत रेयरली कई बार PSG, पॉलीसोमनोग्राफी करवाते हैं, ठीक है. अब ये टेक्निक्स क्या होती है इनको अपन छोड़ देते हैं. ये एग्जांपल्स की बायोफीडबैक और ये इतने सारे नाम लिए मैंने, तो हर एक टेक्निक की अपनी अपनी इफेक्टिवनेस है और उसमें बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है. तो हम कोई भी 1-2 टेक्निक, और बहुत सी टेक्निक बहुत सिंपल है, इफ यू विल गो इन बेसिक देन वी विल गेट बहुत सिंपल. जैसे SRT है, स्लीप रेस्ट्रिक्शन थेरेपी. आई थिंक नथिंग मच टू डू विद दिस. लिमिटिंग द टाइम स्पेंट इन द बेड. स्लीप को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब सोना रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. अगर पेशेंट को 30 मिनट तक नींद नहीं आती, ये स्लीप हाइजीन का भी पार्ट है. पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 2 घंटे तक नींद नहीं आती, तो हम उसको बोलेंगे आपको 2 घंटे तक पलंग पे लेटे नहीं रहना है. आप क्या करोगे, 30 मिनट बाद नींद नहीं आई तो आप पलंग से उठ जाओ, आप टेबल पे बैठ जाओ, या तो पढ़ने लग जाओ, ठीक है, या फिर गाने सुनने लग जाओ, पर पलंग पे लेटे लेटे व्हाट्सएप नहीं चलाना.
वरना क्या होगा, आपका ब्रेन क्या सीखेगा कि पलंग व्हाट्सएप चलाने के लिए होता है, ब्रेन उस चीज को लर्न कर लेगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन द स्लीप हाइजीन ऑल्सो, बेड और बेडरूम इज ऑलवेज मस्ट बी यूज फॉर स्लीप एंड सेक्स। उसके अलावा कुछ अगर आप बेड पे कर रहे हैं तो आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो तीसरी कोई भी चीज बेड पे नहीं करनी है, खाना नहीं खाएंगे, है ना, टीवी नहीं देखेंगे लेट करके पलंग पे, है ना, बातें नहीं करनी है, पलंग पे लेट करके मोबाइल नहीं चलाना, ये सब नहीं करना। इट इज रिकमेंडेड सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए, ताकि वो लाइट नहीं जाएगी तो मेलेटोनिन जल्दी सीक्रेट होगा। ठीक है, तो अपन उसका टाइम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और धीरे धीरे वो जो टाइम रिस्ट्रिक्शन है उसको अपन ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते जाएंगे। पेशेंट बोल रहा है मुझे 4 घंटे तक नींद नहीं आती, तो 4 घंटे तक पलंग पर नहीं लेटे रहोगे आप सिर्फ 30 मिनट तक लेटे रहो, नहीं आती तो आप फिर कुछ करने लग जाओ। आप चाहे ना मेडिटेशन करो, आप अपनी बॉडी पे सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दो, मतलब आप गहरी सांस डीप ब्रीथिंग जो हम सिखाते हैं रिलैक्सेशन के लिए वो बोलेंगे पेशेंट को, है ना, ताकि माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाए, कंसंट्रेट हो बॉडी पे, रिलैक्सेशन पे। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, इसमें आप क्या करोगे, स्टिमुलस कंट्रोल करोगे, पेशेंट को बोलेंगे बेडरूम मतलब स्लीप एंड सेक्स, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यू कैन सी हियर इन द लेफ्ट साइड गुड स्टिमुलस कंट्रोल। अगर गुड स्टिमुलस कंट्रोल है, ये दो ही चीज कर रहे हो ना, तब तो नींद बढ़िया आएगी। आप ये सब कर रहे हो पलंग पे, खाना भी खा रहे हो, रीडिंग भी करते हो, टीवी भी देख लेते हो पलंग पे लेट के, काम भी वहीं पलंग पे करेंगे हम तो, है ना, ऑफिस का वर्क भी, है ना, चिंता भी कर रहे हैं, टेंशन भी ले रहे हैं पलंग पे बैठ करके, कल क्या करनी है, नहीं, ये सब पलंग से पहले कर लो आप। अगर ये करना है तो पलंग पे जाओ मत, अपने वर्किंग टेबल पे बैठो, आराम से प्लान करो जो भी नेक्स्ट डे की एक्टिविटी प्लान करनी है, टीवी देख लो, पढ़ लो, सब कर लो। पलंग पर लेटने के बाद तो सिर्फ सोने के बारे में सोचना है, एंड प्रिपेयर फॉर द स्लीप, मेक योरसेल्फ रिलैक्स, switch off your TV and all the electronic devices, try to be relaxed, so that would be the good stimulus control. तो good stimulus control लगा, you will have good sleep. तो क्या इस stimulus control में I think we can do easily, so it is a part of physiotherapy. ठीक है, तो इसमें वो ग्रेजुअली काउंसलिंग करके उसको सिखाते हैं पेशेंट को कि कैसे स्टिमुलस को कंट्रोल करना है। ठीक है, एंड माइंड बॉडी थेरेपीज, MBT जो हमने बात करी थी, माइंड बॉडी थेरेपी सिखाएंगे उसको, माइंड बॉडी रिलैक्सेशन सिंक्रोनाइजेशन सिखाएंगे कि पेशेंट कैसे रिलैक्स रहे, पलंग पे चिंता नहीं करे। वो पेशेंट कहता है यार पलंग पे लेटने का बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको बोलना है कि भाई तुझे वही रिलैक्स करना है, दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, उसके रिलैक्सेशन से। पैराडॉक्सिकल इंटरनेशन PI थेरेपी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये सब थेरेपीज हैं जो अपन कर सकते हैं। बेसिकली वी आर नॉट गोइंग इन द मच डिटेल ऑन दी स्पेसिफिक थेरेपीज, और ये एग्जांपल हैं जो अपन इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रहे थे, जो ब्रेन स्टिमुलेशन मेथड्स हैं, उसमें सबसे एफिकेशियस मेथड है CES। एफिकेशियस क्यों कह रहा हूँ, कम से कम साइड इफेक्ट है, शायद 0.1%, मतलब कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा सा अपने को उसकी स्किल होनी चाहिए एंड मॉडलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज से भी बेनिफिट होता है। CES बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल है, पूरा मतलब यू कैन फाइंड आउट मोर देन 100,000 ऑफ आर्टिकल आर अवेलेबल, हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगे। अब जैसे अपन कहते हैं सीनियर्स को, ओल्ड एज पीपल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अब उनको फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट करनी है तो उसके एज ग्रुप के सब सजेस्ट करेंगे, उसी को तो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, वेल डिजाइन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, so we will design the protocol, है ना, पूल थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, some resistant exercises can be suggested and all, योगा सजेस्ट करेंगे, मेडिटेशन एंड ऑल, शाम के टाइम योगा करो, ये स्लीप हाइजीन, ये सब चीजें हैं जो हमको पेशेंट को सजेस्ट करनी है, जो मोस्ट ऑफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ऊपर जो दिया हुआ है ये चीजें आपको सोने में मदद करेंगी। रात को कॉफी नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं पीना है ना, गो टू बेड एंड गेट अप टू द सेम टाइम एवरी डे, रोज एक ही टाइम सोना है, टाइम चेंज करोगे तो डेफिनेटली स्लीप अफेक्ट हो जाएगी। मैट्रेस सही होना चाहिए, गद्दा दबा हुआ नहीं हो, खराब नहीं हो, पानी पियो प्रॉपर, है ना, बिल्कुल कम भी नहीं पीना, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मतलब जेकब्स एंड रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, माइंड बॉडी थेरेपीज एंड ऑल दैट कैन बी प्रैक्टिस। स्पेंड टाइम आउटसाइड, मतलब अगर आपको 30 मिनट तक नींद नहीं आई ना, फिर पलंग छोड़ दो, पलंग पर नहीं रहोगे, फिर उठ के बैठ जाओ वापस कुर्सी पे जाके बैठो, रीड अ बुक इन अ बेड। ठीक है, तो केवल बुक रीडिंग कर सकते हो, मोबाइल में बुक रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, वो लाइट जो होगी ना फिर अफेक्ट करेगी। हैव एन अर्ली लाइट डिनर, मतलब रात को है ना, हाँ यस, if you don't have any query I think it is requested to please your mic muted, and
रात को सोते टाइम लाइट डिनर लेना है। अगर आप हैवी डिनर लेते हो, रात को दाल बाटी खूब दबा के खा लोगे ना, तो नींद में से नहीं आएगी। ठीक है। So these are the few things: sleep hygiene, mindfulness, well practice, meditation बताएंगे पेशेंट को। ठीक है। माइंडफुलनेस में सबसे कॉमन क्या होता है, पेशेंट को कॉन्शियस ब्रीदिंग के लिए बोलेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, जो नॉर्मली योगा और मेडिटेशन वाले सिखाते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी बॉडी पे कॉन्शियस रहो, ताकि बाहर की जितनी भी टेंशन है उससे सब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल फॉर द पेशेंट लिसनिंग। हो सकता है थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो गया हो स्टूडेंट के लेवल से, बट इट इज टू मोटिवेट यू इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री, क्योंकि ये वो एरिया है जो हम सोचते हैं ना फिजियोथेरेपी में क्या है, अरे फिजियोथेरेपी में इतना है कि हम एक टॉपिक को लेकर भी शुरू हो जाए ना तो बहुत कुछ है, मतलब हम शायद अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए इतना, और नए नए एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ऑब्स्टेट्रिक कराटे के लिए भी फिजियोथेरेपी का रोल है, और कराटे में अच्छी बात बताऊं ना आपको, दुनिया की कोई चीज काम ही नहीं करती। बाई पे वेंटिलेटर लगाते हैं ना, वो भी कई बार एक टाइम के बाद रेजिस्टेंट हो जाता है, उससे भी रिजल्ट नहीं आता। फिजियोथेरेपी से आ रहा है। तो वेंटिलेटर महंगी चीज है, फिजियोथेरेपी सस्ती चीज है। वेंटिलेटर के साइड इफेक्ट होंगे, फिजियोथेरेपी के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर की फीस भी देनी पड़ेगी, यहाँ कंपैरेटिवली फीस भी कम लगनी है। वहाँ अडेप्टेशन होगा, यहाँ अडेप्टेशन कभी नहीं होगा। घर पे सीख जाओगे, घर पे कर लोगे। और आप सिस्टम चेंज कर दोगे, तो बॉडी का सिस्टम चेंज कर दोगे ना, तो ये चेंजेस परमानेंट भी रह सकते हैं। वहाँ तो जब तक वेंटिलेटर लग रहा है तब तक नहीं के बाद में। ठीक है, तो बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। If anyone has any doubt, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, they can ask. I would be pleased to solve your queries if you have. Please Thank you, keep sir. yourself. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you very much, sir. Thanks again Thank to you, sir, invite for the very. Please mute your audio. हम एक एक करके सबकी queries लेंगे. Thank you so much, sir, for a very useful and effective session. And जब when I was practicing, तो ये काफी सारे मैंने cases देखे गए. Mostly cervical और low back pain में देखा गया कि because of insomnia या lack of sleep उनमें pain increase हुआ. जब फिर मैंने उनकी history लेना start की daily living वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट ये आया, मैंने ये 5-6 पेशेंट्स में नोट किया और फिर उस पे वर्क करना शुरू किया मैंने। मींस कि उनको लाइक कि रिलैक्स होके बेड पे जाएं, नहा लें या कुछ पढ़ लें, नींद पूरी लें। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि नाइट में कितने घंटे हमने नींद लेनी चाहिए? वैसे नॉर्मली 7 to 8 आवर्स सब बोलते हैं, बट एनी यहाँ का कोई ऐसा एडल्ट के लिए जो है ना गाइडलाइन जो कहती है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन या नेशनल गाइडलाइन, वो कहती है 6 to 8 आवर्स इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। एक आध घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, 5 घंटा कोई सो के अगर सुबह फ्रेश उठ रहा है, सो दैट इज सफिशिएंट। डिपेंड ये करता है कि उसके अगले दिन की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो कम भी सो रहा है 1 घंटा और फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इट इज ओके, लेकिन अगर वो 9 घंटे भी सो रहा है बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। सो क्वालिटी हैज टू बी एम्फसाइज्ड। एंड एडोलसेंट के लिए, जो एडोलसेंट है, जो कॉलेज एज ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है, 8 to 10 आवर्स स्लीप। जो स्कूल एज चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स स्लीप, और जो एडल्ट है जो 30s एंड आसपास के हैं उनके लिए 6 to 8 आवर्स रिकमेंडेड है, और जो 50 के बाद है उनके लिए 4 to 6 आवर्स। तो इतना एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी स्लीप की होनी चाहिए हर आदमी। अगर है तो उसकी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक हम जिएंगे, मे बी हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक एक करके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जी सर, उनसे अपन लिखित आप कुछ पूछना चाहेंगे? स्क्रीन सर, मेरा तो पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट से ये रहेगा सर। एक्चुअली यस सर, एम आई ऑडिबल सर? खर्राटे होते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। आपका नाम बता दीजिएगा प्लीज। और यस सर, हिमांशु सर। सर बोलिए सर। हाँ सर, नहीं स्टूडेंट सर। यस अंकित उपाध्याय। हाँ बोलिए, पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए, आवाज आ रही है सर। हाँ पूछिए, जो खर्राटे होते हैं सर, वो उनका रीजन क्या होता है, क्यों होते हैं? उसके रीजन ना कई हो सकते हैं, जैसे तो मैंने सर आपको एक तो बताया ओबेसिटी की वजह से फैट। हाँ जी बोलिए।
जैसे एक तो ओबेसिटी एक कॉज हो सकती है। ओबेसिटी में क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपका जो नेजल पाथवे होता है ना, इसमें 3 कोंकाई होते हैं, ऐसा 3 कोंकाई होते हैं अंदर, नेजल कोंकाई। तो एक बहुत पतला सा पाथवे है जिसमें मान के चलो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, हेयर सेल्स भी होती हैं जो आपकी एयर को फिल्टर कर रही है। तो उस पतले से पाथवे में अगर किसी भी तरीके से कोई सिक्रेशन जमा हो जाए, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, इन्फेक्शन कहाँ से हो सकता है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, या कोई भी कोज जो आपके उस पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से साउंड क्रिएट होगी और उससे खर्राटे आएंगे। खर्राटे आना बुरा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। कई बार क्या होता है, खर्राटे आने के साथ साथ में बीच में एप्निक अटैक आते हैं। मतलब ये आपने देखा है कि जो अपने एल्डर पीपल्स होते हैं, दादा दादी हैं, पापा हैं, खर्राटे आते हैं तो अचानक बीच में उनके एकदम से सांस पोज आता है, मुझे लगता है सांस ही रुक गई, 1 सेकंड बाद फिर वापस लेने लग गए। तो वो पोज खतरनाक है। वो पोज अगर कंटिन्यूस रिपीटेडली आएगा ना, तो रात भर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उससे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अनदर डिजनरेशन होगा। तो मेन कॉज मैं कहूंगा कि ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल पाथवे, नेजोफेरिंक्स का ऑब्स्ट्रक्शन मायने रखता है। उसके बाद ओरोफेरिंक्स भी वजह हो सकती है, एंड बेसिक एटियोलॉजी कैन बी एनीथिंग, मतलब एनीथिंग हो सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, हो सकता है कि बोनी अबनॉर्मलिटी नेजल पाथवे में, नेजल बोन में बोनी अबनॉर्मलिटी हो सकता है जो कॉन्के की अपन बात कर रहे हैं वहां पे कोई सिक्रेशन आ गया हो, क्योंकि अपने कान से कनेक्टेड होता है नेजल पाथवे, आई से भी कनेक्टेड है। इन दोनों में से कहीं भी इन्फेक्शन हुआ तो नेजल पाथवे में कम्युनिकेट करेगा यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू, या कम्युनिकेट करेगा, ब्रेन का इन्फेक्शन कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि स्लीप और ब्रेन डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि अगर वो वहां कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, वहां से जो इन्फेक्शन है, पैथोजन है, वो यहाँ एंटर हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, सांस नहीं ले पाओगे, सो नहीं पाओगे। सो नेजल obstruction would be the commonest thing, and other etiology can be any comorbidity. I hope शायद कुछ हद तक आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई कर पाया होगा। Yes, sir. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Next in the queue, Anjali. Yes. Any Anjali, question? Yes, sir. Yes, sir. Anjali, ask. Please Sir, my name put is Anjali here. Naik. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑन द क्वालिटी बेसिस जो आपने बताया उसमें नाइट स्लीप एंड डे दोनों डिफर करती है, अंजलि थोड़ी सी आवाज कम आ रही है बेटा, आपकी आवाज थोड़ा सा। क्या? हाँ अब बोलिए। हेलो हाँ अब बोलिए। सर, जैसा आपने स्लीप क्वालिटी बताई उसके हिसाब से उसके बेसिस पे जो डे स्लीप है और नाइट स्लीप है उसमें मेन डिफरेंस क्या है सर? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी इंटरप्ट हो रही है बेटा, एक बार और प्लीज रिपीट करेंगे। सर क्वालिटी बेसिस पे जो मैसेज कर रखा है उन्होंने। आवाज अभी भी कट रही है अंजलि, आप थोड़ा सा अपनी जगह बदलो, क्या पता शायद आवाज आ जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। मतलब आवाज अगर मुझे कम आ रही तो मैं भी, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा हूँ या सबको ही अगर। सर ये इनका चैट में था, अंजलि का। जी सर मैसेज कर रखा है उन्होंने चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, इट वुड बी बेटर, वहां से देखना आसान रहेगा। सर हिमांशु सर, प्लीज can you hear me, एवरीबॉडी sir? यस सर। Yes sir, हाँ इनका क्वेश्चन है कि ऑन द क्वालिटी बेसिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे स्लीप एंड नाइट स्लीप। अंजलि का क्वेश्चन ये है। यस। सो डिफरेंस ये है बेसिकली कि जो डे टाइम स्लीपीनेस होती है ना, दैट इज नॉट अ नेचुरल स्लीप। जो हमारी सर्काडियम रिदम होती है, जो मैंने आपको बताया कि वो सेट क्यों है, क्योंकि डे टाइम सनलाइट, दिन में सूरज आता है, रात में तो कभी सूरज आएगा नहीं। तो ऊपर वाले ने जो नेचर बनाई है वो ऐसी बनाई है कि दिन में सूरज आएगा और रात में चांद ही आएगा, और चांद हमेशा कम लाइट लाएगा, सूरज हमेशा ज्यादा लाइट लाएगा, चाहे पूनम की रात हो चाहे अमावस्या की रात हो, ठीक है। तो वो जो लाइट है ना, दैट इज कॉजिंग द स्लीप, जिससे स्लीप इनिशिएट हो रही है और स्लीप की क्वालिटी मेंटेन है। तो रात को जब सो रहे हैं ना तो स्लीप क्वालिटी सही रहेगी। अगर आप दिन में सो रहे हो तो डेफिनेटली वो क्वालिटी नॉर्मल नहीं हो सकती। इसीलिए शिफ्ट वर्क वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब उनकी नाइट ड्यूटी होती है तो मजबूरन उनको दिन में ही सोना पड़ेगा। तो दिन में जब सोएंगे तो दे आर गोइंग बियॉन्ड द नेचुरल लिमिट्स, और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्वालिटी जो है, नाइट स्लीप इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बट अगर जैसे शिफ्ट वर्क है तो मजबूरी होती है आदमी की, तो थोड़ा वो डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके लिए फिर अपन ये कर सकते हैं कि व्हेनेवर पेशेंट इज हैविंग ब्रेक इन बिटवीन, क्योंकि नाइट ड्यूटी वालों को क्या होता है, बीच में वीकली 1 दिन 2 दिन ब्रेक दे देते हैं। तो ब्रेक इसलिए देते हैं कि वो 2 दिन रात में सोने की प्रैक्टिस करो, 2 दिन रात में सो लो,
क्योंकि रात में जो स्लीप आएगी वो एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेंगे। आप कमरे की लाइट कितनी भी बंद कर दो, बाकी लोग तो जगेंगे ना, बाकी लोग तो अपनी दिनचर्या का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट उसको अफेक्ट करेगा, नॉइस भी रहेगी, है ना, अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी रहेंगे। तो नाइट स्लीप इज द बेटर स्लीप, इट हैज अ बेटर क्वालिटी। डे स्लीप मजबूरी मान के चलो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Next in the queue, Sahil. Any question? सर जो आपने बताया कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है ना, यस उसमें मतलब स्लीप डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं अपन एरोबिक एक्सरसाइज, तो सबसे बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज क्या होगी? सी देखिए, एरोबिक एक्सरसाइज सबसे दे बेस्ट सकते हैं, पर एरोबिक एक एक्सरसाइज के अंदर। हाँ, और आपका क्वेश्चन पूरा कर दीजिए पहले। हाँ सर, एक बार और प्लीज आगे का। स्लीप डिसऑर्डर के अंदर अपन, हाँ देते सर हैं आपने फिर। बताया एरोबिक एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, जी जी। तो सबसे मतलब बेस्ट अपन डे टू के कौन सी होगी? बेस्ट तो डियर ऐसा है कि जो एरोबिक एक्टिविटी है ना, तो एरोबिक एक्टिविटी की तो बहुत वाइड रेंज है। मतलब वो जुम्बा डांस भी हो सकती है ना, कोई स्टेप एरोबिक्स भी हो सकती है, कुछ भी, इफेक्टिव, है ना। तो वो Yes, sir. इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा और टाइमिंग पर डिपेंड करेगा। अगर आप मॉडरेट या सीवियर इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटी करवाने जा रहे हो, मतलब एरोबिक का मतलब तो क्लियर हो गया कि 20 मिनट से ज्यादा ही कराओगे। यस, वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस साहिल। यस सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर जैसे जॉगिंग अपन, हाँ नहीं, मतलब मैं वही जॉगिंग उसी पे आ रहा वॉकिंग हूँ। या फिर डांस में सबसे बेस्ट मतलब क्या होगा सर? उसी पे आ रहा हूँ मैं। बेसिकली देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि स्लीप क्या होती है ना, कभी भी अकेले नहीं होती। अगर स्लीप प्राइमरी डिसऑर्डर है, उसके साथ कोई फिजिकल डिस्फंक्शन नहीं है, तब तो आप किसी भी टाइप की एरोबिक एक्टिविटी पे जा सकते हो। पेशेंट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। पेशेंट 60 साल का है तो डांस शायद नहीं कर पाएगा, उसने पहले कभी नहीं किया हो, तो आप उसको ब्रिस्क वॉक की सजेस्ट करोगे। धीरे धीरे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ी तो ऐसा देखा गया, अपन न्यूज में पढ़ते हैं, 70 साल का आदमी ओलंपिक्स में दौड़ने चला जाता है। तो उसकी कैपेबिलिटी एज ए फिजियोथेरेपी हमें धीरे धीरे एनहांस करनी है, डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ द फिजिकल परफॉर्मेंस। उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से आप उसको ग्रेडेड एक्टिविटी बताओगे। अगर बिल्कुल सीडेंटरी है तो माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी बताएंगे। थोड़ा एक्टिव था पेशेंट, एथलीट है, तो सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज बता सकते हैं, है ना। तो उसको स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी सजेस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है, अगर सीवियर इंटेंसिटी एक्टिविटी है तो डे टाइम या अर्ली इवनिंग होनी चाहिए। माइल्ड इंटेंसिटी एक्टिविटी रात को 9 बजे भी पेशेंट कर सकता है, 10 बजे भी कर सकता है, सोने से 1 घंटा पहले करनी है बस। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो डिपेंड करेगा आपके असेसमेंट पे कि पेशेंट की फिजिकल कंडीशन क्या अलाउ कर रही है, पेशेंट की एज क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, एनीथिंग थैंक यू सर। अप टू द suitability we can suggest. थैंक यू सर। Next, Puneet, you have any question? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मैं यस गुड आफ्टरनून पुनीत, बोलिए। पुनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है पुनीत। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ पुनीत, सर, बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन सर। हाँ गुड आफ्टरनून पुनीत। सर मैं बोला था, जैसे अपन ने वर्कआउट किया है, किसी भी टाइम जैसे वर्कआउट किया तो सर उसके कितनी देर बाद अपन को रेस्ट करना चाहिए और कितनी देर के लिए करना चाहिए सर नॉर्मली? सी, अगर वर्कआउट जैसे मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट है, 1.5-2 घंटे आपने खूब पसीना बहाया है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करी है, तो उसमें 4 से 6 घंटे बाद ऐसा देखा गया अधिकतर स्टडी में कि जो मसल सोरनेस होता है ना, उसके 50% चेंजेस रिवर्ट हो जाते हैं। हालांकि मसल सोरनेस 24 घंटे बाद तक भी हो सकती है, डिलेड ऑनसेट जो है, डोम्स जो है, लेकिन जो एक्यूट ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस है, ये जो मेजर चेंजेस हैं वो 6 घंटे में रिवर्स हो जाते हैं। तो अपने को वो 6 घंटे का ड्यूरेशन में कंसीडर करना है। इसीलिए अधिकतर आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनका ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग में रखते हैं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून में ट्रेनिंग सेशन होता है, इवनिंग में नहीं होता। अगर उनका कोई टूर्नामेंट भी होते हैं ना, तो हमेशा कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी उनके साथ में अवेलेबल जो क्लिनिशियन होते हैं ना, दे रिकमेंड द बेटर स्लीप एटलीस्ट बिफोर द टूर्नामेंट। तो अगर आज रात को अच्छे सोएगा तो कल टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो उसमें एक्टिविटी डे टाइम में हो, 4 से 6 घंटे का अंतर जो है वो रिकमेंडेड है। 6 घंटे बाद में लैक्टिक एसिड एटलीस्ट 50% कम हो जाता है, तो आपकी स्लीप को अफेक्ट नहीं करेगा। और फिर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने विगरस एक्टिविटी करवाई थी, तो आप शावर एंड अदर जो एलिमेंट्री जो एजेंट्स हैं अपन प्रमोट कर सकते हैं कि हाँ, इससे आपको रात को अच्छी नींद आएगी, रात को शावर लेके जरूर सोना। या आपने लोअर लिम्ब की ज्यादा एक्टिविटी करा ली थी तो बोलोगे फुटबाथ ले लेना, ठंडे पानी में पैर रखना, यस सर, यस सर, यस स्ट्रेचिंग कर लेना। सो 6 घंटे का ब्रेक जरूरी है। विगरस इंटेंसिटी में, माइल्ड मॉडरेट में 1 घंटे का ब्रेक काफी है।
Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Next any is other query? Bhagyashree. Bhagyashree, yes. Bhagyashree. Gaurav. Yes, sir. Yes, Bhagyashree, you have any question? Any query? Yes, sir. Please ask. Sir, my name is Bhagyashree. Yes, yes, Bhagyashree बोलिए. सर, जैसा कि आपने बताया कि लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी तो ये क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या क्या लेट नाइट? आपने बताया ना लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी चाहिए. मोस्ट हाँ. ऑफली यही होता है कि लेट नाइट तक स्टडी कर सब लोग लेट नाइट तक स्टडी. हाँ. देखिए दो चीजें हैं. ऐसे एग्जाम टाइम में तो मजबूरी हो जाती है ना. वो तो ठीक है, अब अपने साल भर नहीं पढ़ा तो क्या करें, रात भर ही पढ़ना पड़ेगा. लेकिन मोस्टली कोशिश ये करनी है कि आप एक टाइम फ्रेम फिक्स रखें. 11 बजे 12 बजे आप सोने चले जाएं, वो फिक्स रखिए. दूसरी चीज, पढ़ना है तो किताब से पढ़ लो, मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली पलंग पर लेट के. क्योंकि क्या होता है कि अपन ने जो स्लीप रेस्ट्रिक्शन की बात करी ना, उसके पीछे लॉजिक यही है कि आप पलंग पर लेटे हो और आपने मोबाइल हाथ में लिया है और मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ब्रेन क्या सीख रहा है कि मैं कहाँ हूँ, पलंग पे हूँ, और पलंग पे मुझे क्या करना चाहिए, मोबाइल देखना चाहिए. जबकि ब्रेन को मुझे ये थोड़ी सिखाना है. ब्रेन को मुझे ये सिखाना है मैं पलंग पे और मुझे सोना चाहिए. आपने उल्टी चीज सिखा दी. इसीलिए अपन स्टिमुलस कंट्रोल पे काम कर रहे थे. तो लेट नाइट स्टडीज आप 11 बजे 12 बजे इट इज ओके. क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सतयुग में 6 बजे सो जाते थे या 7 बजे सो जाते थे, मैं भी 7 बजे सो जाऊँ. नॉट पॉसिबल. हमारी लाइफस्टाइल अलग है. तो एक टाइम फ्रेम फिक्स रखें कि हाँ इतना बजे सोएं. कोशिश करिए कि आवर्स भी आपके पास अप्रोप्रिएट रहें. 6 से 8 घंटे टाइम रहे आपके पास सोने का. 11 बजे सोएं तो सुबह 6 बजे तक 7 घंटे हो जाएंगे. दैट वुड बी इनफ. ठीक है. और फिक्स टाइम रहेगा ना तो आपको स्लीप को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. और बुक से रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग स्लीप हाइजीन में भी रिकमेंडेड है. मोबाइल रीडिंग रिकमेंडेड नहीं. मोबाइल रीडिंग में क्या होता है, लाइट होती है मोबाइल की, वो लाइट आपके मेलेटोनिन को सीक्रेट ही नहीं होने देगी. मतलब आपने देखा होगा कई बार रात में गाने सुनते सुनते पूरी रात गुजर जाती है. मूवी चला लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी, और पढ़ाई करते हैं 10 मिनट में आ जाती है. क्यों आती है? एक तो वो मोबाइल, उसमें मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं होने दिया. दूसरा, क्योंकि वो शायद हमें ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए हमने सोए. ठीक है ना. पढ़ाई वैसे बोरियत वाली चीज होती है. दूसरा, वहाँ पे लाइट है ही नहीं तो मेलेटोनिन को कौन रोकेगा, वो सीक्रेट होने लग जाएगा एक टाइम पे. तो रात को स्टडी करें, टाइम फिक्स रखिएगा बस. किसी की हैबिट होती है ना कि मॉर्निंग में वो सो लेते हैं जितना नाइट में सोते हैं, बट वो नाइट में स्टडी करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. नहीं, देखिए आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, पर एक तो ड्यूरेशन आपके पास अप्रोप्रिएट होना चाहिए. अगर आप अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन नहीं ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए कहीं ना कहीं हैजार्डियस रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. वो आपकी परफॉर्मेंस को दूसरे मायने में अफेक्ट कर सकता है. ये भी आपने देखा होगा कि अपन रात भर पढ़ तो लेते हैं एग्जाम में, लेकिन पेपर देने के बाद जब आप सो के उठते हो ना, तो शायद अपने को किसी क्वेश्चन का आंसर भी याद नहीं होता कि हमने क्या लिखा है. तो क्यों हुआ वो? कि आपका ब्रेन की अलर्टनेस खत्म हो गई. लेकिन आप अगर रेगुलर टाइम मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर सो रहे हो ना, तो आप साल भर जो पढ़ते हो ना वो आपको फिर भी याद रहेगा. एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो मैंने साल भर पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद था, उसका आंसर मैं बता दूंगा कभी भी पूछो. एक ऐसा होता है मैंने साल भर नहीं पढ़ा, पेपर के लिए पढ़ा था, रट के चला गया, लिख के भी आया और मेरे नंबर भी पूरे आ गए. लेकिन एग्जाम के बाद में अगले दिन अगर मेरे से पूछ लिया सर ने मैंने क्या लिखा था, तो फिर तो यही कहना पड़ेगा सर अब पता नहीं है सर, लिख दिया मैंने तो कॉपी में, आप चाहो तो कॉपी चेक कर लेना. क्यों? क्योंकि वो रात भर जगे थे, अपन साइकिल से अपोजिट चले, तो रात भर जग रहे हो आप. तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 12 बजे 1 बजे के बाद जगें, क्योंकि 12 से 2 बजे वाला वो टाइम है जो आपकी डीप स्लीप के लिए रिकमेंडेड टाइम है, जब आपको गहरी नींद आती है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है. तो आपने अपना प्रीशियस टाइम खो दिया. तो अगर आप 12 बजे भी सो जाओगे तो एटलीस्ट 3-4 बजे तक आपको अच्छी नींद आ जाएगी, है ना. और 6-7 बजे आप वापस से ड्राउजीनेस में आ जाओगे, 7 बजे आप उठ पाओगे. अब आप सोचो अगर आप 2 बजे सोते हो तो क्या होगा, उसके 2 से 3 घंटे बाद में आपको डीप स्लीप आएगी. 5-6 बजे आपको गहरी नींद आने का टाइम होगा. अब गहरी नींद के टाइम में क्या हुआ, सूरज आ गया, वो जगाएगा, मम्मी पापा जग गए, वो जगाएंगे, तो आपकी स्लीप फिर डिस्टर्ब हो गई. एनवायरमेंटल बैरियर रहेंगे तो आपकी क्वालिटी को वो अफेक्ट कर देंगे. तो आपको लगेगा जरूर कि मैं अच्छा सो रही हूँ, पर क्वालिटी इज अफेक्टेड. आप जब भी सुबह 10 बजे तक सो रहे होते हैं ना, तो मम्मी की आवाज आ रही होती है, पापा की भी आवाज हो रही है, हम नकटे बन के सो रहे होते हैं. तो एनवायरमेंटल बैरियर है. ठीक है ना. तो रात को रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि रात को तो पापा मम्मी जगाएंगे नहीं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं. डीप स्लीप आपको आराम से अचीव हो जाएगी और वो आपके लिए प्रोडक्टिव है. आपका ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, आपकी बॉडी की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसमें बढ़ रही है, और ये ग्रोइंग है जिसमें हमें बढ़ानी है, डिग्रेड थोड़ी करनी. तो रात को एक फिक्स टाइम पे जगें
और वो साइकिल चेंज हो जाएगा। इट इज ऑफ हैबिट। अगर फॉर एग्जांपल 4 दिन पहले शायद मैं भी पूरी रात जग रहा था, अब क्लिनिक खुल गया, मैं भी सुबह उठ जाता हूँ 7 बजे, तो जब मैं रात भर जग रहा था तो मैं भी सुबह 10 बजे तक सो रहा था। तो वो साइकिल तो आप जब चाहोगे जब चेंज हो जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे। Thank you, sir. Next is Gaurav. Any question? यस सर। Yes, please ask. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब Yes. एक्सरसाइज करते हैं तो एडल्ट जो होते हैं वो जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके बॉडी पे कोई असर पड़ता है, और सर जो सीनियर सिटीजन है वो मिनिमम टाइम जो उनका पिक जो 30 मिनट से 15 मिनट से उतना ही करते हैं, तो सर ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी सर कुछ बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है क्या स्लीप टाइम में? हाँ, एरोबिक एक्टिविटी मतलब 20 मिनट से ज्यादा ही होनी चाहिए। और जितना ज्यादा आप एरोबिक एक्टिविटी करोगे ना, ये तो अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, सब जगह रिकमेंडेड है। ब्रेन की न्यूरोबायोलॉजी चेंज होती है। मतलब वो एक्सरसाइज जब आप केवल 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपकी मसल्स हाइपरट्रोफी हो जाती है। मसल की बॉडी बिल्डिंग तो हो जाएगी, ब्रेन की हाइपरट्रोफी कैसे होगी? ब्रेन को भी तो अपने को नरिशमेंट करना है, तो वो एरोबिक एक्टिविटी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ाती है, ब्रेन को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो जितना टाइम तक करोगे ना उतना अच्छा है, बस वो टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी ध्यान रखना है, ठीक है? तो जितना उसकी कैपेबिलिटी है और फिर टास्क की डिमांड क्या है। मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ ना तो फिर मैं उतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज करूंगा। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या जरूरत आ रही है वो 2 घंटे तक मैदान में खेले? अब जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, उनका रोजाना शेड्यूल में 2 घंटे की प्लेइंग फिक्स है, क्योंकि उनकी फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है। उनको कभी भी वॉर में जाना पड़ सकता है, कभी भी उनको दौड़ लगानी पड़ सकती है, तो उनको रोज दौड़ना फिक्स है, वो एक लेवल मेंटेन करना है। एक नॉर्मल आदमी को तो रोज दौड़ना ही नहीं है। शायद लाइफ में 1-2 बार ही इमरजेंसी आएगी कि कुत्ता पीछे पड़ेगा तो दौड़ूंगा, वरना क्यों दौड़ूंगा। तो मैं अगर 20-25 मिनट रेगुलर कर रहा हूँ तो मैं अपना मेंटेन कर सकता हूँ स्टेटस। टारगेट इंप्रूवमेंट का है, मुझे एथलेटिक में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर मैं ग्रेजुअली इंप्रूव करूँगा। तो हाँ, ये जरूर है, आप इंप्रूव करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं करोगे तो मेंटेन रखोगे, ठीक है ना? जितना इंप्रूव करोगे उतना बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं। Thank you, sir. Next, Himanshi. Any question? No, sir. Shilpa. Deepika. No, sir. No, sir. Rahul. Any question, Rahul? Prithvi. No, sir. I think yes, Dr. Kanchan. I think no more name is showing. Okay, please ask any question if yes, please. और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो yes. हाँ, मैं डॉक्टर झा, सुमन आनंद झा फ्रॉम धनबाद झारखंड से। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन था, इज इट एनी मैनुअल टेक्निक जिसके द्वारा हम स्लीप को इनहेंस कर सके? यस सर। एक्चुअली सर, अगर अपन देखें ना, बिकॉज स्लीप हैज शोन अ बाई वे रिलेशनशिप, फिजिकल इलनेस और स्लीप बिल्कुल 100% रिलेटेड है। तो आप MFR दे रहे हो और पेन रिलीफ हो रहा है, उससे स्लीप इंप्रूव हो जाएगी। ऑस्टियोपैथी जो मैंने बोला था, दैट इज ए मैनुअल टेक्निक, जिसमें आप हाथ से क्रेनियल ऑस्टियोपैथी दोगे और उससे आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और उससे स्लीप इंप्रूव हो रही है। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस, कोई भी जॉइंट अबनॉर्मलिटी है, माल फंक्शन है, आप मैनिपुलेशन देते हो, तो उस मैनिपुलेशन से ही वो पेशेंट की प्रॉब्लम करेक्ट होगी, किसी भी दवा से नहीं होगी, शायद मसल की पावर स्ट्रेंथ इंप्रूव होने से भी नहीं होगी। तो जो भी फिजियोथेरेपेटिक मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड्स, वो सब उसमें इफेक्टिव हैं, है ना? दे कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस, कैन बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस, बस क्रेनियल ऑस्टियोपैथी इज अ वेरी इफेक्टिव। ड्राई नीडलिंग है, वो भी मैनुअल टेक्निक मान सकते हैं अपन, ठीक है ना? और MFR एंड ऑल, ये एवरीथिंग विल वर्क, डिपेंड ऑन द कोमॉर्बिडिटी। अगर पेशेंट को केवल प्राइमरी इंसोम्निया है, कोई एसोसिएटेड फिजिकल डिस्फंक्शन नहीं है, केवल नींद नहीं आती है, then I would prefer, sir, as I practice, the neuromodulation methods works better। क्योंकि एक चीज होती है सर, whenever अपन बात करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी, मतलब whenever we talk about the muscle contraction,
या वाया फिजिकली और इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन अपन करवाते हैं ना, उसमें अपन उसका क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, नंबर ऑफ मोटर यूनिट को। जबकि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें मोटर यूनिट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब बाइसेप्स एक्टिविटी पेशेंट की जितनी ताकत होगी उतना ही कर पाएगा, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। आप चाहो मैं आज ही सारी फाइबर एक्टिवेट कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकली आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो इलेक्ट्रिकली ज्यादा अच्छा अचीव होता है। जैसे क्रेनियल इलेक्ट्रोथेरेपी स्टिमुलेशन, बहुत अच्छे मैजिकल रिलीफ मिल जाते हैं अगर अपन इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें, केवल प्राइमरी इंसोम्निया है तो, है ना। और स्लीप हाइजीन, ये क्रेनियल स्टिमुलेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है सर? यस सर, एक्चुअली क्रेनियल इलेक्ट्रोथेरेपी स्टिमुलेशन इज अ मॉडलिटी, जैसे इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी मॉडलिटी सर। जैसे हमारे पास टेंस है, टेंस में यूजुअली 1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें भी क्या होता है, 1000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, पर इंटेंसिटी वी हैव इन मिली एम्पियर, 0.1 0.2 समथिंग लाइक दैट। मतलब 1 और 3 मिली एम्पियर तक की इंटेंसिटी यूज करेंगे हम सिर्फ। तो उतनी कम मिली एम्पियर की इंटेंसिटी डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ईयर लोब के थ्रू देते हैं यूजुअली। ईयर लोब क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, वेगस नर्व की सेंसरी ब्रांच है, और वेगस नर्व इज अ क्रेनियल नर्व, वो सीधा क्या करती है, ब्रेन स्टेम में चली जाती है, मतलब सीधा मेडुला में। और ब्रेन स्टेम हैज ascending reticular activating system, it has a key role in regulation of sleep। तो आप सीधे ARS को स्टिमुलेट कर रहे हो, और सीधा ARS स्टिमुलेट हुआ तो आप सीधे स्लीप पर टारगेट कर रहे हो। मतलब आप वाया 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 जाते हैं और आप डायरेक्ट चले गए, इफेक्टिवनेस थोड़ी बढ़ जाती है ना। तो वो स्पेशलाइज्ड मॉडलिटी और US FDA अप्रूव्ड मॉडलिटीज बहुत सारी, इवन इंडियन भी हैं और फॉरेन भी हैं। आई थिंक कॉस्ट की रेंज की बात करें तो 20,000 से लेकर के 60-70,000 तक में अवेलेबल है, and they can be even used for the research purpose also। and जो expected मतलब as for the research evidence if I'll talk, तो जो duration है, जो suggested duration 20 मिनट से लेकर के 60 मिनट in a single sitting, इतना अपने को देना चाहिए। तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 20 to 60 मिनट सब सेंसरी स्टिमुलेशन, एंड इफ नीडेड सेंसरी भी दे सकते हैं। सब सेंसरी मतलब पेशेंट को फील हो रहा है, फिर थोड़ा सा कम कर दो। फील क्यों करवाना है, ताकि उसको पता चल जाए कि मशीन चालू